बहुत लोग कहते हैं कि इस बार का पेपर बहुत मुश्किल था। तो जब ये स्टेटमेंट आती है तो सीबीएसई इस स्टेटमेंट को कैसे एनालाइज करता है? इस बार का जो 10th का मैथमेटिक्स का एग्जाम था, ना वो सैम्पल पेपर में से था, ना वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से था, तो क्या ये सच है? ये सच ही है बिल्कुल। किसने कहा कि वो सैंपल क्वेश्चन पेपर से आएगा? किसने कहा कि वो कहीं पर्टिकुलर जगह से आएगा? सोशल मीडिया अब एक बिजनेस बन चुका जो है वो अर्निंग करनी होती है, अपने को पॉपुलराइज करना होता है, तो इस तरीके के मिथ्स फैलाकर ही वो लोग आगे जा सकते हैं। OSM मेथड जो है आजकल बड़ा ही हाइप वर्ड हुआ हुआ है, हर कोई यूज कर रहा है, बट लोग जानते नहीं है कि इसका सच में मतलब क्या है। तो सर, व्हाट इज OSM और ऑन स्क्रीन मार्किंग? ऑन स्क्रीन मार्किंग जो है उसमें और जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है उसमें कहीं कोई अंतर नहीं है। ओके। केवल 2 अंतर हैं। अगर 100 वर्ड्स हमें अलाउड हैं और हमने 200 वर्ड्स लिख दिए तो हमारे मार्क्स कम मिलेंगे, या फिर हमने 50 लिख दिया तो भी कम मिलेंगे? देखिए, आप कम लिखें या ज़्यादा लिखें, बात उस पर निर्भर ही नहीं है। कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे एग्जाम हॉल के अंदर करते हैं, जो मुझको महसूस होता है वो ये होता है, तो फ्रॉम CBSE's पर्सपेक्टिव व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? CBSE की तरफ से गलत क्वेश्चन प्रिंट हो जाता है या ऐसा कुछ होता है, तो फिर उसमें बहुत सारे हमें ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आप गलत क्वेश्चन में कुछ भी लिख देंगे तो मार्क्स मिलेंगे, अगर छोड़ दिया तो नहीं मिलेंगे। हमारे स्कूल्स बहुत अच्छे हैं, हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, साल भर वो मेहनत करके पढ़ाई कराते हैं। तो 33% मार्क्स लाना किसी बच्चे के लिए बहुत भारी या कठिन बात नहीं है। तो CBSE बोर्ड्स वर्सेस ICSE बोर्ड्स, इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, मैं कहूँगा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि बोर्ड में मार्क्स सिर्फ नॉलेज से मिलते हैं। रियलिटी ये है कि स्टूडेंट्स 10-15 मार्क्स लूज कर देते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता क्यों। और इसीलिए स्कूल कास्ट के कमेंट सेक्शन में एक रिक्वेस्ट बार बार आ रही थी, CBSE से किसी को बुलाओ और हमें ये बताओ कि बोर्ड का पेपर बनता कैसे है और चेकिंग कैसे होती है। क्योंकि इसी कंफ्यूजन की वजह से हर साल बहुत सारी मिथ्स फैलती हैं कि पेपर को जानबूझकर मुश्किल बनाया जाता है, या फिर AI पेपर चेकिंग करने वाला है, या फिर कोई तरीके हैं जिससे आप बोर्ड को फूल कर सकते हैं। तो आज हम CBSE के बोर्ड एग्जाम्स को अंदर से डिकोड कर रहे हैं। क्वेश्चन पेपर्स कैसे डिजाइन होते हैं, पेपर्स की चेकिंग कैसे होती है, OSM या फिर ऑन स्क्रीन मार्किंग क्या चीज है, और जो एग्जामिनर्स हैं वो चेक करते हुए सही या गलत आंसर क्या सोच कर देते हैं। और इस एपिसोड में ऐसी बहुत सारी चीजें आई जो स्टूडेंट्स को शॉक कर देंगी बोर्ड एग्जाम्स के बारे में। ये सब एक्सप्लेन करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संयम भारद्वाज, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस CBSE और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो पूरे CBSE के बोर्ड एग्जाम्स को ओवरसी करते हैं, इंडिया एंड इंटरनेशनल बोथ। मतलब आज आपको सिस्टम के अंदर से क्लैरिटी मिलने वाली है। डॉक्टर संयम भारद्वाज ऑन स्कूल कास्ट विद अव्यक्त। वेलकम संयम सर again to Schoolcast with Avyakt. Yeah, thank you, Avyakt. Really grateful to you for inviting me once again. Sir, last time I think almost 1 year पहले आपके साथ किया था, and that was our first not very viral but almost viral episode. तो बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है ये। बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं और गल्फ में भी बहुत ही यूनिक सिचुएशन चल रही है, वहाँ भी बहुत CBSE स्कूल हैं, तो बहुत सारे सवाल हैं सर आपके लिए। तो बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करना हमेशा। मैं अभी हमेशा हर प्रश्न के लिए आपके लिए तैयार हूँ। थैंक यू। तो सर, सबसे पहले शुरू करते हैं। सर, जब बोर्ड एग्ज़ाम बनता है तो कितने एक्सपर्ट्स होते हैं उसमें टिपिकली जो पार्टिसिपेट करते हैं क्रिएशन में, और उनको शॉर्टलिस्ट कैसे किया जाता है? देखिए, ये सब काम बहुत ही कॉन्फिडेंशियल तरीके से किए जाते हैं। ओके। इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स चूज़ किए जाते हैं और वो बहुत सारी जगह से होते हैं, और उसके बाद उसका एक सेट प्रोसेस है। उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग सारी सेफ्टी सिक्योरिटी रखते हुए, ध्यान रखते हुए इन सब कार्यों को पूरा किया जाता है। ओके। ध्यान रखा जाता है कि सारे काम बहुत अच्छे तरीके से हों, सब कॉन्फिडेंशियली हों, और इस तरीके से होते हैं कि उनके बारे में अगर मैं कहूँ कि कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन होने के बाद मुझको भी नहीं पता होता कि कहाँ पर क्या चीज़ होंगी। ये सिस्टम्स हैं, एक बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है CBSE, एक सिस्टम्स डेवलप हुए हैं, वो सिस्टम स्ट्रेंथन हुए हैं, और उसके आधार पर ये सारे काम जो हैं, जो हमारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बने हुए हैं, किए जाते हैं। तो मतलब इतना आप कह रहे हैं कि सीक्रेटिव प्रोसेस या प्रॉपर प्रोसेस है कि आपको भी पता नहीं चलता है कि एग्जैक्टली कौन कौन लोग हैं?
पता होता है कि कौन लोग हैं, लेकिन कहाँ पर क्या होगा ओके ये सब किसी को नहीं पता होगा बिल्कुल भी। ओके। ये तो जब एग्ज़ाम हो जाएगा उसी के बाद हम लोगों को पता चलता है कि किस तरीके से परीक्षा का आयोजन किया गया है। तो मतलब इसमें बायसनेस का स्कोप नहीं है। कोई मतलब ही नहीं है बायसनेस हमारे लिए। जो बच्चे, हमारे 43 लाख से ज़्यादा बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, वो हर बच्चा हमारे लिए बराबर है। हर बच्चे का हमको सही असेसमेंट करना है और उसमें कहीं बायसनेस का स्कोप कहीं पर भी नहीं है। सर अब बहुत बार ऐसे होता है जैसे एग्जाम्स हो रहे हैं तो बहुत लोग, सोशल मीडिया इतना पॉपुलर हो गया है, हर कोई सोशल मीडिया पे जाके कमेंट करता है। अब बहुत लोग कहते हैं कि इस बार का पेपर बहुत मुश्किल था। तो जब ये स्टेटमेंट आती है तो सीबीएसई इस स्टेटमेंट को कैसे एनालाइज करता है? देखिए, अगर मैं बहुत ही स्वतंत्र रूप से और साफ रूप से कहूँ तो मैं ये कहूँगा कि सोशल मीडिया का उपयोग गलत तरीके से किया जाता है। सोशल मीडिया का उपयोग उन लोगों के द्वारा किया जाता है गलत बात को फैलाने के लिए, जो कि टीचिंग से नहीं जुड़े हुए, कहीं कोचिंग करते हैं, उनके पढ़ाने के तरीके या सीबीएसई के बारे में इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से वो जब उनको महसूस होता है कि हमारे बच्चे जो हैं उनकी परीक्षा सही नहीं हुई और हमारे बिजनेस पर इम्पेक्ट आएगा, तब उस तरीके से उनका जो है वो ओपिनियन आती है और वो एक कोशिश करते हैं कि सोशल मीडिया का यूज़ करते हुए इस बात के ऊपर प्रेशर डालें कि हाँ ये पेपर कठिन था या ये पेपर आसान था। आप इस चीज़ के लिए पिछले 4-5 सालों में चले जाइए, हर बार कुछ ना कुछ वो इस तरीके की बात होगी और स्पेशली ये सब बात मैथ्स, फिजिक्स ऐसे सब्जेक्ट के लिए आपके सामने आएंगी। इसके अलावा भी बात क्या होती है कि बच्चों के लिए कई बार उन बच्चों के लिए परीक्षाएं मुश्किल हो जाती हैं जो क्लास में नहीं आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमको केवल आंसर से मतलब होता है, फाइनल आंसर क्या होगा, लेकिन सीबीएसई में जो क्लास 10th और 12th की परीक्षाएं होती हैं उसमें आपने जर्नी कहाँ से शुरू की, रास्ते में कौन कौन से स्टेशन आए और फाइनल डेस्टिनेशन आपका क्या था, उन सब के बारे में हम देखते हैं और उस पर मार्क्स अवार्ड होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछा जाए कि आप आगरा कैसे पहुंचेंगे या आप इतने किलोमीटर चलने के बाद कौन से शहर पहुंचेंगे और उसमें एक आगरा हो, तो आप लिख दीजिए आगरा है। लेकिन हमारे यहाँ लिखा जाएगा कि आप अपने घर से चलेंगे, किस तरीके से रेलवे स्टेशन जाएंगे या एयरपोर्ट जाएंगे, कौन कौन से स्टेशन रास्ते में पड़ेंगे, कैसे उतरेंगे, तो हर चीज़ के वहाँ पर मार्क्स हैं। तो जब बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सीधा सा कोचिंग चले जाते हैं, वो क्लासेस को मिस करते हैं और हमारे इस प्रोसीजर को मिस करते हैं। जब वो इस प्रोसीजर को मिस करेंगे तो उनको पेपर भारी लगना ही है। 43 लाख बच्चे हमारे बैठते हैं, सोशल मीडिया पे 500 बच्चे पहुंचते हैं। कौन लोग सही हैं? 43 लाख सही है या वो 500 लोग सही हैं? 500 लोग भी कौन से हैं वो, उनको देखने का हमको प्रयास करना चाहिए कि वो लोग कौन हैं और क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, एक समय आएगा जब इसके ऊपर कंट्रोल होगा। मतलब सीबीएसई के एग्जाम में भी लाइफ की तरह डेस्टिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, जर्नी इज मोर Journey is more इम्पोर्टेंट देन important, डेस्टिनेशन। certainly. The destination also values for each and everything. But that has been assigned the marks also. But until and up to the entire path is not adopted, so reaching to the destination final is not going to give you the credit of marks basically. और सर अब जैसे इस बार क्लास 10 मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो आपने सही बोला कि वो नंबर बहुत कम होता है, बट हमारी लास्ट कुछ वीडियोस में बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि इस बार का जो 10th का मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम था ना वो सैम्पल पेपर में से था ना वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से था। तो क्या ये सच है? ये सच ही है बिल्कुल। किसने कहा कि वो सैम्पल क्वेश्चन पेपर से आएगा? किसने कहा कि वो कहीं पर्टिकुलर जगह से आएगा? आपने क्लास पढ़ा, क्लास में आपको पढ़ाया गया, आपको नॉलेज दी गई, उस नॉलेज पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। हम Correct. लोगों का प्रयास होता है हम यूनिक क्वेश्चन बनाएं, या तो वो यूनिक क्वेश्चन आएंगे। तो जो लोग ये कहते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आने चाहिए, तो परीक्षा का मतलब क्या है? अगर आप 4 किताबें 4 पन्ने पढ़कर कहीं से वो गैस पेपर पढ़कर अगर आप परीक्षा देने के लिए जाते हैं और ये कहते हैं कि नहीं पेपर उसमें से नहीं आया, तो ये तो गलत बात है। तो क्वेश्चन को जो पेपर होगा वो आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए आ रहा है। ठीक है, वो Okay. गैस पेपर के लिए नहीं आ रहा, वो किसी ट्यूटर के लिए नहीं आ रहा। Yeah. मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे आते हैं, कहते हैं मैं, हमारा ट्यूटर कह रहा है कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा है लेकिन उसका पेपर तो खराब गया। तो उसमें हम लोगों का कोई रोल नहीं है, उसमें ट्यूटर का रोल है। ट्यूटर को आपको देखना चाहिए कि कौन व्यक्ति क्या पढ़ा रहा है उसको। पेरेंट्स की उतनी जिम्मेदारी है कि वो देखें कि पेरेंट्स जब साथ हैं तो ट्यूटर जो है उसको सीबीएसई के बारे में पता है नहीं पता,
हम लोग इतने सारे सर्कुलर निकालते हैं, हमारे स्कूल के लोग उनको मिस करते हैं, हम उनको गाइड करते हैं, उनको हम ट्रेंड करते हैं, हम उनके कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम कराते हैं, हम उनकी मीटिंग्स कराते हैं। इन सब चीज़ों में ट्यूटर जो भी होते हैं, प्राइवेट ट्यूटर्स, वो पार्टिसिपेट नहीं करते। तो वो हमारे टीचर्स के कंपैरिजन में कहीं खड़े ही नहीं हो सकते। और जब वो खड़े नहीं होंगे तो जो बच्चे को गाइड करने का तरीका हमारे सिस्टम का, वो तरीका वो अडॉप्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो उनके बच्चों की परफॉर्मेंस पुअर होनी ही होनी है। तो सर क्या ये गलत कम्युनिकेशन है जो बच्चों को जाता है कि सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से ही एग्जाम आएंगे? सीबीएसई नहीं बोलता किसने है? कहा? हमने कब कहा? ओके। सीबीएसई की तरफ से कभी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जिसमें ओके। ये कहा गया हो कि वो सैंपल क्वेश्चन पेपर से आएंगे। सैंपल क्वेश्चन पेपर का मतलब समझ लेना चाहिए। हमारा प्रयास ये होता है कि बच्चे की लर्निंग हो और स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में लर्निंग हो। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपना करिकुलम निकालते हैं, सिलेबस निकालते हैं, उस पर हम एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर देते हैं। सैम्पल क्वेश्चन पेपर हम इसलिए देते हैं कि बच्चा जब परीक्षा देने के लिए अपने कक्ष में जाए, परीक्षा रूम में जाए, तो उस समय पर वो किस तरीके की परीक्षा होगी, किस तरीके का प्रश्न पत्र होगा, उसके बारे में उसको पता हो। उसका एक प्रारूप है वो, कि उसको पता होगा कि मेरे पहले 3 क्वेश्चन 1-1 नंबर के होंगे, ये ऑब्जेक्टिव होंगे। बिल्कुल। मेरे आगे के 2 क्वेश्चन जो हैं वो डेफिनेशन लिखने के होंगे। कहाँ से आएगी डेफिनेशन? वो पूरी बुक में से होगी, कहीं पर भी बिल्कुल। होगी। जो डिज़ाइन सेट किया गया है, जो सारा मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेट किया गया है, ठीक है। मेरे उसके आगे के 4 क्वेश्चन जो हैं वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, वो कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो इसलिए दी जाती हैं, जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है कि बच्चे को पता हो कि पेपर का प्रारूप क्या होगा। जब वो कक्षा में घुसेगा, उसके सामने जो प्रश्न पत्र डिस्ट्रीब्यूट होगा वो इस तरीके का होगा जिससे वो स्ट्रेस फ्री रहे। उसको ऐसा ना लगे कि जब वो गया कक्षा में तो अरे ये क्या हो गया। बिल्कुल। तो इसलिए दिया जाता है। वो इसलिए नहीं दिया जाता सैम्पल क्वेश्चन पेपर कि उसमें से क्वेश्चन आएंगे। अगर उसमें से क्वेश्चन आने तो हमारे को परीक्षा कराने की जरूरत ही नहीं है। करेक्ट। तो मतलब वो फॉर्मेट है, और ये वन ऑफ द बिगेस्ट मिथ्स है कि सैम्पल पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से ही क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल गलत है ये। मैं बार बार कहूँगा, हम बच्चे की नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं जो उसने स्कूल में, क्लास में, उसके टीचर्स के द्वारा गेन की है, और उसके लिए हम प्रश्न पत्र देते हैं। ये जरूरी नहीं है किसी पुस्तक से कोई प्रश्न आएगा। हम कह रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमने दी है उस पर हम प्रश्न बनाएंगे और उस प्रश्न को पूछेंगे। गॉट इट। थैंक यू सर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, ये बहुत बेसिक बात है, बट ये बहुत ज़्यादा लैक ऑफ क्लैरिटी है लोगों में इस चीज़ को अभी लेकर। देखिए, मैं फिर यहाँ कहना चाहूँगा, सोशल मीडिया अब एक बिजनेस बन चुका, ठीक है। उनको अपना जो है वो अर्निंग करनी होती है, अपने को पॉपुलराइज करना होता है, तो इस तरीके के मिथ्स फैलाकर ही वो लोग आगे जा सकते हैं। और जो लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो अपना नुकसान करते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं वो अपना नुकसान करते हैं। और अगर वो स्कूल के टच में रहेंगे, अगर वो सीबीएसई की वेबसाइट के टच में रहेंगे, तो मैं ज़रूर ये कह सकता हूँ कि वो इस तरीके की हालातों से नहीं गुजरेंगे जहाँ की उनके दिमाग में, उनके मन में, बच्चों के मन में कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। तो सर कोई 2-3 जगह आप बता सकते हैं जहाँ बच्चों को पूरा साल मॉनिटर करना चाहिए, कुछ भी नोटिफिकेशन या कुछ भी चीज़ें आई हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, क्लासेस अटेंड करनी चाहिए। हमारे सारे सर्कुलर बहुत सारे तरीके से हम स्कूल्स को भेजते हैं। ओके। हम जो है इन सारे सर्कुलर्स को अपने वेबसाइट पर अपलोड करते हैं। ओके। बच्चों को क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है वो करते हैं, क्या पढ़ाया जाना है वो हम अपलोड करते हैं, पेरेंट्स को क्या एक्शन लेना है वो करते हैं। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि बच्चों को जो शिक्षा का माध्यम है वो आसान हो जाए, वो ठीक से पढ़ पाएँ। तो अगर वो हमारी वेबसाइट के टच में रहते हैं, पेरेंट्स और बच्चे हमारे स्कूल्स जाते हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड करते हैं, रिजल्ट के बाद जब उनके डिस्कशन होते हैं, जो होम एग्जामिनेशन होते हैं उसके बाद जब डिस्कशन होते हैं, तब उनको टीचर्स को सुनना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन अगर होगी और वो ये सब काम करेंगे, तो विश्वास मानिए कि वो बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे। और वो बच्चे केवल हमारी परीक्षा में ही अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। गॉट इट। सर अब जैसे आपने बताया 43 लाख प्लस स्टूडेंट्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड हैं और थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम सेंटर्स हैं, तो हाउ डज सीबीएसई मेक श्योर कि जो पेपर है वो सिक्योरली डिस्ट्रीब्यूट होता है हर जगह? देखिए, जब हम इतना बड़ा काम करते हैं, युद्ध स्तर पर करते हैं, तो आप उसकी कल्पना कीजिए कि वो वॉल्यूम कितना बड़ा है। तो ये वॉल्यूम एक दिन में, मतलब हम लोगों का ये जो इसके एसओपीज़ हैं वो एक दिन में नहीं बनी है। तो वो एक उसकी स्टैंडर्ड एसओपीज़ हैं हमारी, उनको हम फॉलो करते हैं
और उसके बाद हम जो है इन परीक्षाओं का आयोजन कराते हैं। सीबीएसई इसी वजह से है कि हम कैपेबल हैं परीक्षा के क्षेत्र में किसी भी चीज़ को हैंडल करने के लिए। हमारे वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई परीक्षा करा रहा हूँ। वो जो परीक्षा होती है वो हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के अनुसार होती है। तो वो सारे इंतजामात जो हैं वो हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए होते हैं और परीक्षा का सफल आयोजन होता है। इसमें केवल सीबीएसई नहीं, जो हमारे स्कूल्स हैं, उनके टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजमेंट हैं, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, सबका सहयोग होता है। ठीक है, राज्य सरकारों का सहयोग होता है, पुलिस का सहयोग होता है और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका सहयोग होता है। और उसके बाद इतनी बड़ी परीक्षाओं का आयोजन हमारे द्वारा किया जाता है। सर, एसओपी से आपका मतलब है कि क्या सीबीएसई का इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर आप लोगों ने सिस्टम बनाए हुए हैं जो फॉलो होते हैं? कोई रैंडम तरीका नहीं है बिल्कुल कि सुबह उठ के कुछ भी हो गया? नहीं, बिल्कुल कोई रैंडम नहीं है। किसी भी प्रॉब्लम का एक स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसका सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन के साथ ही सारे काम किए जाते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम अपना पाथ को चेंज कर देंगे और अचानक कहीं कोई काम कर देंगे। उन सब के लिए बहुत ही विग्रस थॉट प्रोसेस चाहिए होता है, उनके लिए प्लानिंग की जाती है और उसके बाद ये सफलतापूर्वक इस स्तर की परीक्षाएं जो हैं वो आयोजित की जाती हैं। अगर आप देखें तो लगभग 3 करोड़ बच्चे पूरे उसमें परीक्षाएं देते हैं। 3 करोड़ आंसर बुक का इवैल्यूएशन होता है। इंडिया के अलावा 26 देश होते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ, आप जरा एक कैलकुलेशन कीजिए कि जहां हमारे 24 लाख बच्चे 10th में सोशल साइंस का एग्ज़ाम देते हैं, 25 लाख बच्चे, 24 बच्चे एक रूम में बैठते हैं, तो एक दिन में यूज़ होने वाले कमरों का नंबर इतना बड़ा होता है जिसकी कल्पना करना किसी के लिए मुश्किल होता है। हर कमरे में 2 इन्विजिलेटर होते हैं मिनिमम, तो वो डबल ऑफ द रूम इन्विजिलेटर्स हो गए। ये टीचर्स हैं हमारे स्कूल्स के। तो इतना बड़ा वॉल्यूम है, ये इतना बड़ा सिस्टम है जिसको कि रन करने के लिए, जिसको कि सफलतापूर्वक चलाने के लिए बिना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के ये कार्य जो है पूरा हो ही नहीं सकता। सर, अब एक और बहुत कॉमन जो डिस्कशन पॉइंट होता है, जब मैं भी स्कूल में था, हम लोग आपस में फ्रेंड्स की तरह बात करते हैं, हम ये बोलते हैं कि अगर हमारा एग्ज़ाम आज दिल्ली में हो रहा है तो ये चेकिंग करने कौन सी सिटी में जाता है, या कोई गांव में हो रहा है तो कौन सी सिटी में जाता है, और वो सिटी कैसे डिसाइड होती है? मैं पहले तो ये कह रहा हूँ कि वो कहाँ जाता है इससे किसी को चिंता क्यों है। उसका इवैल्यूएशन होना है, वो कहीं पर हो जाए। मैं कहता हूँ कि अगर हमारे को तो सोचना चाहिए कि अगर मेरे को ही मेरे कॉपी का इवैल्यूएशन करने के लिए दिया जाए तो मैं उसको सही तरीके से करूँ। अगर मैं फेल हो रहा हूँ तो मैं अपने को फेल करूँ। तो इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि कैसे डिसाइड हो रहा है। बच्चों का काम ये है कि वो पढ़ें, अपना परफॉर्म करें, बाकी जब कभी वो आएंगे इस सिस्टम में तो उनको सब पता चलेगा। तो मतलब जो इवैल्यूएशन सेंटर्स हैं और चेकिंग लोकेशंस हैं, इसका डिसाइड करने का कोई प्रोसेस होता है या? मैंने कहा ना, हर चीज़ का जिस दिन हम बच्चे का रजिस्ट्रेशन शुरू करते हैं 9th में, उस दिन से लेके 12th का रिजल्ट डिक्लेरेशन और उसका वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, इसमें बहुत सारे स्टेप्स हमारे आते हैं 4 सालों में। हर चीज़ के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, हर चीज़ के बारे में हमने कहा गया है कि उसको कैसे किया जाना है। तो वो सारी चीज़ें हमारी जो पब्लिक के लिए हैं, जो फॉलो की जानी है, वो वेबसाइट पर हैं। जिनको हमको फॉलो करना है वो हमारे पास हैं। तो जो भी रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति है किसी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, उसको के पास वो जो गाइडलाइंस हैं या ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं वो हैं और उनको फॉलो किया जाता है। सर, एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही वायरल टॉपिक है ऑन स्क्रीन चेकिंग वर्सेस ऑफलाइन चेकिंग। सबसे ये OSM मेथड जो है आजकल बड़ा ही हाइप वर्ड हुआ है, हर कोई यूज़ कर रहा है, बट लोग जानते नहीं हैं कि इसका सच में मतलब क्या है। तो सर, व्हाट इज़ OSM और ऑन स्क्रीन मार्किंग? बहुत अच्छा प्रश्न है अभी आपके का इस समय पर। देखिए, यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके का हो रहा है कि लोग जानते नहीं। कई बार मैं भी सोशल मीडिया पर जाता हूँ और देखता हूँ तो मुझको हंसी आती है कि उनको वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है जो वहाँ पर वो बात बोल रहे हैं और वो गलत बोलते हैं। और ये बहुत बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है। मतलब मैंने देखा कि वो बच्चे, बहुत छोटे से बच्चे जो हैं, अपने जीवन में शुरुआत करते हैं और वो सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म उनको मिला, उसको यूज़ करते हैं। केवल मैं ये कहूँगा कि वो अफवाह फैलाने के लिए यूज़ कर रहे हैं उसको। ठीक है, और बहुत बड़ी उम्र के भी लोग हैं। उन्होंने किसी चीज़ को पढ़ा नहीं, एक कहीं से क्लिपिंग ले ली और उस पर उन्होंने अंदाज़ा लगाना शुरू किया और उन्होंने उसको बोलना शुरू कर दिया। ऑन स्क्रीन मार्किंग जो है उसमें और जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है उसमें कहीं कोई अंतर नहीं है। ओके। केवल 2 अंतर हैं। एक सिस्टम में आंसर बुक
जो बच्चे की कॉपी है वो मेरी टेबल पे रखी है, इवैल्यूएशन के लिए मेरे हाथ में पेन है, ओके मैं टिक लगाता हूँ और मार्क्स अवार्ड कर देता हूँ। ओके मेरे पास मार्किंग स्कीम है जो सीबीएसई ने प्रोवाइड कराई है कि किस क्वेश्चन के कितने आंसर्स हो सकते हैं, उसके साथ में उसको पढ़ूंगा, समझूंगा और उसके हिसाब से बच्चे ने जो किया होगा उसको मार्क्स अवार्ड करूंगा। ऑन स्क्रीन मार्किंग में जो आंसर बुक है वो मेज पर ना होकर स्क्रीन पर होगी, ओके आपके हाथ में पेन ना होकर माउस होगा, ओके लेकिन यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन को टिक करना पड़ेगा, उसको मार्क्स अवार्ड करने पड़ेंगे। अब इसकी ज़रूरत क्यों है? ज़रूरत इसलिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि 3 करोड़ आंसर बुक हमारी होती हैं। ये आंसर बुक कहीं इवैल्यूएशन के लिए जाएंगी, आएंगी, और इसके बाद जब हमारा रिजल्ट निकलेगा, तब रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद जब हम वेरिफिकेशन का प्रोसेस लेके आते हैं, रीवैल्यूएशन का प्रोसेस लाते हैं, तब बहुत सारे काम हमारे होते हैं। हम लोगों ने पिछले दिनों में ये देखा कि हमारे सिस्टम्स में प्रॉब्लम क्या है, बच्चों को क्या प्रॉब्लम हो रही है। या मान लीजिए मैं ये कहता हूँ कि अभी हमारा एग्ज़ाम में बैठते हैं और बैठने के बाद वो कहते हैं कि नहीं, मेरे तो जो है 50 नंबर आने चाहिए थे इस पेपर में, और आए हैं मेरे जो हैं 45 मार्क्स केवल, तो 5 नंबर कहाँ चले गए? तो उसके लिए सीबीएसई ने एक सुविधा प्रदान की, वो है कि आप फोटोकॉपी लें और उसको देख लें कि कहाँ पर आपकी गलती है। हमारी मार्किंग स्कीम भी हमारी वेबसाइट पर पड़ी होती है, तो उससे भी आप देख लें कि कहीं उसमें जोड़ घटाने में जो मार्क्स दिए गए हैं उसमें तो कोई कमी नहीं है, या कोई क्वेश्चन अनइवैल्यूएटेड तो नहीं रह गया है, या किसी को सही इवैल्यूएट नहीं किया गया क्वेश्चन को। बिल्कुल तो एक जो बहुत बड़ी गलती हमको नज़र आती थी वो ये नज़र आती थी कि जहाँ 40 क्वेश्चन है उसमें कुछ सबसेट हैं, मतलब उनके पार्ट्स हैं। तो हमारा सिस्टम क्या है? हमारा सिस्टम है, मान लीजिए आप अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो 1 नंबर का क्वेश्चन अगर है और बच्चे ने वो सही किया है, तो उसको आपको 1 नंबर अवार्ड करना है। आपने 1 नंबर अवार्ड किया और उसको ले जाके लेफ्ट साइड के जो हाशिया है, जो स्पेस है, उसमें उसको लिख कर रख दिया दोबारा से। ओके अगर कोई क्वेश्चन 2 नंबर का है और उसमें 2 स्टेप हैं, तो आपने एक पर आधा नंबर दिया और एक पर 1 नंबर दिया, तो एक और आधे को जोड़कर 1.5 नंबर आपको लेफ्ट साइड में उस क्वेश्चन के नीचे लिख देना है। बिल्कुल जब आप ये करते हैं तो क्या करेंगे इसके बाद, कि अगर आपने हाफ और 1 को ऐड किया और ऐड करते समय गलती कर रही और 1.5 की जगह अगर उसको आपने 1 लिख दिया, बिल्कुल तो ये 1 लिखा, ये गलती हो गई। अब ऊपर से लेके नीचे तक आप फिर उन सारे टोटल्स को जोड़ते हैं और कवर पेज पर लेकर आते हैं, या हर क्वेश्चन के जो टोटल मार्क्स हैं वो कवर पेज पर केजिंग होती है कि क्वेश्चन नंबर 1 में कितने मार्क्स दिए गए, वो अंदर पेज से बाहर आते हैं। ओके इतने सारे लोग काम करते हैं, तो ऐसी संभावना हो सकती है कि वो ऊपर तो लाने हैं उसको 3 नंबर और उसने 2 लिख दिए, किसी वजह से नहीं दिया ध्यान उसको, जबकि उसमें हमारे लगभग 15 चेक्स हैं कि 15 बार ये चीज़ें चेक होती हैं, लेकिन उसके बाद भी ये संभावना होती है कि ये गलतियां हो जाएं। तो ये गलतियों का नंबर हमारा बड़ा होता था। बच्चे हमको अप्लाई करते हैं, ठीक है, उनको टेंशन होती है कि मेरे 50 में से 45 क्यों आ गए, फिर हम उनको जब चेक करते हैं गलती मिलती है तो उनको करेक्ट भी करते हैं हम। तो उस सिस्टम के लिए ज़रूरी था कि हम एक ऐसा सिस्टम ईजाद करें जिसमें कि कमियां, ये जो गलतियां हैं ये ख़त्म हो जाएं। तो अभी जो मैं आपको कहूँगा वो ये कि हमारे OSM में जो है ये जोड़ का जो मतलब है कि वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। ओके ठीक है, उसमें क्योंकि सिस्टम से जोड़ होगा, ऐड किए जाएंगे मार्क्स, तो वो जो कमी है, गलती की जो आशंका है, वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। हम यहाँ पर क्या कहते थे? हम टीचर्स को कहते थे कि 20 कॉपी आप चेक करेंगे, 20 कॉपी आप चेक करेंगे, फिर एक दूसरे की रिवर्स कर कर भी हम लोग चेक करेंगे। फिर उसके बाद हमारी कॉपी को एक कोऑर्डिनेशन का एक टीम का मेंबर होगा, वो भी चेक करेगा। उसके बाद उसका एडिशनल हेड एग्जामिनर भी करेगा, उसको हेड एग्जामिनर भी करेगा, उसको CNS भी करेगा। बहुत सारे लोग चेक करते हैं, बहुत सारी चेकिंग होती हैं। तो जो ये सब काम करते हैं ये वो टीचर्स ही करते थे। तो 8 घंटे में 20 कॉपी मैं अपनी चेक करूँगा और 20 कॉपी दूसरे के लिए भी चेक करूँगा। इस करंट सिस्टम में हम केवल अपनी 20 कॉपी चेक करेंगे। ओके हमको दूसरे की 20 कॉपी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो वो ज़रूरत थी वो सिस्टम से हमने उसको एलिमिनेट कर दिया, वो हटा दिया गया। वो जो गलती होने की संभावना थी उसको नलीफाई कर दिया, ज़ीरो कर दिया। तो अब 20 कॉपियाँ अगर मैं 8 घंटे में चेक करूँगा तो मेरे को ज़्यादा टाइम एक बुक के लिए मिलेगा, एक आंसर बुक के लिए मिलेगा। मेरा क्वालिटी इवैल्यूएशन होगा, बच्चों की परफॉर्मेंस बेटर होगी। जहाँ कहीं किसी के 2 नंबर छूट जाते थे, कहीं इवैल्यूएशन होने से रह जाता, तो वो चीज़ें ख़त्म हो गई अब। तो जब वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी
तो वो बेटर इवैल्यूएशन होगा, बच्चों को फ़ायदा होगा, जल्दी से इवैल्यूएशन होगा। हमको मार्क्स का एडिशन डिलीशन ये जो सब ये प्रॉब्लम होती थी वो सारी चीज़ें जो हमारी ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल। जो डस्ट होती थी, लोगों को लगती थी कि जी मुझको एलर्जी है, वो सब ख़त्म हो जाएगी। जो डर्ट की प्रॉब्लम होती थी वो ख़त्म हो जाएगी। कॉपी कहीं आई जाई और भीग गई तो वो चीज़ें अब हमारी ख़त्म हो गई। हमारे पास सेफ सिक्योर्ड कॉपी आ गई और सेफ सिक्योर्ड हमारे पास रखी है और वो स्कैन करी हुई हमारे पास रखी है। बाद में उसके बाद क्या होता था कि वेरिफिकेशन की बात होती थी, तो वेरिफिकेशन के समय पर हमको कॉपी को स्कैन कराना पड़ता था। पहले दिन मान लीजिए किसी एक रीजनल ऑफिस में 1000 बच्चों ने अप्लाई किया कि मुझको वेरिफिकेशन कराना है, तो ये 1000 कॉपी हमारी बाहर निकलेंगी, उसके बाद स्कैन होंगी, फिर हम देंगे। तो जब हम उसको देंगे तो इसमें टाइम लगेगा हमारे को स्कैन करने में, बच्चों को देने में। या अब ये सिस्टम का पार्ट हो गया। कोई भी हमसे कभी मांगेगा, जैसे ही हमारा रिजल्ट निकलेगा हम फौरन ये जो आंसर बुक है बच्चे को प्रोवाइड करा सकते हैं, वो देख ले उसको, तो वो समय बचेगा। यहाँ पर भी क्या होता था, इन सब कामों के लिए, वेरिफिकेशन के लिए हम स्कूल से टीचर्स को बुलाते थे, या उनकी ज़रूरत खत्म हो जाएगी। अब ये सारे टीचर्स उस काम में ना शामिल होकर अपने स्कूल में पढ़ाई लिखाई का काम करेंगे। करेक्ट। तो ये इतना उम्दा निर्णय है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, जिसका कि लाभ ही लाभ है। ठीक है, एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली है। हमारी कॉपीज़ जो हैं, आप सोचिए 3 करोड़ कॉपियों का वॉल्यूम देखिए, वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी, फ्यूल खर्च होगा, सब कुछ होगा, एनवायरनमेंट पर इम्पेक्ट पड़ेगा, वो सब हमारा हमने रिड्यूस कर दिया। तो वो हमारा ग्रीन इवैल्यूएशन हो गया, मैं ये कहूँगा। ठीक है, और मैं इसको कहता हूँ कि ये नए भारत की पहचान है हमारा। स्मार्ट एग्जामिनेशन और स्मार्टर इवैल्यूएशन नए भारत की पहचान है, जो प्राइम मिनिस्टर विजुलाइज करते हैं, जिसके लिए इतने एफर्ट्स कंट्री में किए जा रहे हैं, उसके लिए एक ये बहुत ही समझदारी से लिया गया कदम है। तो लोगों को ये सोच लेना बंद कर देना चाहिए कि हमारे को जो है ऑन स्क्रीन मार्किंग में दिक्कत होगी। हमारे लोग इतने प्रोफिशिएंट हैं कि जब कोविड हुआ तो वो टीचर्स जो रिटायर्ड होने वाले थे, उन सब लोगों ने टीम पर जाकर और दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाकर बच्चों को पढ़ाया। ठीक है, तो यहाँ तो जो काम है उनको कुछ नहीं करना, कॉपी के पेज केवल ऊपर नीचे करने, वो आज भी करते हैं वो लोग। जो अपने, अगर आप देखेंगे रील्स देख रहे हैं या कहीं कोई वीडियो देख रहे हैं, तो ऊपर नीचे अपने अंगूठों का उपयोग करते हैं और वो करते हैं। यहाँ अंगूठों का उपयोग नहीं होगा, यहाँ माउस का उपयोग होगा। आप ऊपर और नीचे कीजिए पेज को, मार्क्स अवॉर्ड करते चले जाइए। यहाँ ये भी दिक्कत नहीं है कि किसी टीचर ने हाफ लिखा और वो 1 नज़र आ रहा है। बिल्कुल। तो हाफ लिखा है तो वो हाफ ही है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी सिस्टम से एलिमिनेट हो जाती हैं। और मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा सब लोगों को, कि आप देखेंगे कि ये क्रांतिकारी परिवर्तन हमारे मूल्यांकन में लेकर आएगा, जो हमारा OSM का सिस्टम है। जो लोग कहते हैं कि कहीं हमको स्क्रीन का जोर पड़ेगा, स्क्रीन टाइम हमारा बढ़ जाएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब इवैल्यूएशन ख़त्म होगा, रिजल्ट निकलेगा, अगर आप उनके व्यूज़ के लिए जाएंगे तो 2 तरीके के लोग होते हैं। एक तो वो हैं जिनको क्रिटिसाइज़ करना ही है, तो हम उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि जो क्रिटिसिज्म करते हैं हम उसको ध्यान देते हैं और अपने को इम्प्रूव करते हैं। लेकिन अधिकतर लोग बाग जो आपके पास आएंगे वो ये कहते हुए ही आएंगे, और अभी भी मेरे पास हैं। हम लोगों ने जो अपना इवैल्यूएशन शुरू किया उसमें बहुत अच्छे कमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं कि इतना सुंदर सिस्टम है, कहीं कोई शोर शराबा नहीं है, हमको कोई उठाना नहीं है, हमको झुकना नहीं है, हम अपने सिस्टम पर सामने बैठे हैं और हम जो है आंसर बुक को इवैल्यूएट कर रहे हैं। तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, हमारे टीचर्स इतनी मेहनत करते हैं, वो बार बार नीचे झुकते हैं, उठाते हैं। हम कहते हैं हम अपने घर में लोगों को वज़न उठाने के लिए मना करते हैं, यहाँ पर वो 25 कॉपी 20 कॉपी उठाते हैं, तो वो उठाना सब खत्म हो गया अब उनके लिए। तो एक रेस्पेक्टेबल तरीके से, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से OSM के माध्यम से हमारा मूल्यांकन किया जाएगा। अमेजिंग सर। आई थिंक मैंने बहुत रिसर्च करी इंटरनेट पर, बट बहुत मिस इन्फॉर्मेशन है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, रील्स बन रही है, बट ये आई थिंक इंटरनेट नीडेड दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम यू डायरेक्टली। Yeah. सो थैंक यू सो मच, एंड आई थिंक कुडोज टू CBSE एंड यू गाइज, वेरी वेरी गुड जॉब। बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। और यहाँ पर आप जैसे बोल रहे हैं कि पेपर 20-25 उठाने पड़ेंगे, सुनने में 20-25 लगता है, बट जब 3 करोड़ कॉपीज़ होती हैं और अगर हम ऐसे एफर्ट कैलकुलेट करेंगे तो हम बिलीव भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। सर, अब AI भी बहुत हाइप वर्ड है आजकल। क्या इस इवैल्यूएशन प्रोसेस में कहीं भी AI का रोल है? कोई AI का रोल नहीं है, ह्यूमन इंटरवेंशन है। जैसे मैंने आपको बताया कि केवल 2 परिवर्तन है, आंसर बुक मेज़ की जगह स्क्रीन पर, पेन की जगह माउस हाथ में हमारे होगा। बाकी
जो हमारे इवेल्युएटर हैं वो सब्जेक्ट टीचर ही इवेल्युएट करेगा आंसर बुक को, वो देखेगा कि आंसर कितना सही है कितना गलत है और उसकी करेक्टनेस के हिसाब से मार्क्स अवॉर्ड करेगा। कहीं एआई इसमें बीच में आज की तारीख में नहीं आती। केवल और केवल जो 2 अंतर मैंने आपको बताए हैं वही अंतर हैं और कोई अंतर हमारे मूल्यांकन की जो स्कीम है उसमें नहीं है। मतलब इन शॉर्ट जो ये प्रोसेस किया जा रहा है, ये ह्यूमन एरर जो है उसको जितना एलिमिनेट हो सकता है उसके लिए किया जा रहा है। 3 चीज़ें हैं, हम मिस्टेक्स को एलिमिनेट करना चाहते हैं, हम अपने टीचर्स को कंफर्ट करना चाहते हैं, हम अपने स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम होती है बात की उनको अवॉइड करना चाहते हैं, उनको एलिमिनेट करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इन सब चीज़ों में हमारा समय जो है वो कम लगे। ठीक है, हमारे जो टीचर्स हैं वो स्कूल में ज़्यादा रहें, हमारे मूल्यांकन के लिए जो समय चाहिए उनको, पहले हम 12 दिन के करीब एक सब्जेक्ट का मूल्यांकन कराते थे, अब ये मूल्यांकन लगभग 9 दिन हो पाएगा हमारा। तो 3 दिन ये टीचर्स जो हैं हमारे मिलाकर अपने स्कूल में रहेंगे, अपने स्कूल में अपने स्कूल के कार्य को करेंगे और जब वो स्कूल में अपनी क्लासेस लेंगे, 3 दिन क्लासेस लेंगे, तो विश्वास मानिए कि बच्चों को पहले से ज़्यादा वो शिक्षा दे पाएंगे। ठीक है, और आप लगा लीजिएगा कि लगभग 2 लाख टीचर्स हमारे जो हैं वो मूल्यांकन में होते हैं, तो 2 लाख गुणा 3 और गुणा 8 इतने मैन आवर्स जो हैं वो टीचिंग हमारे स्कूल्स में हो पाएगी अब। And every hour spent in giving education is creating the next generation of our country. सर अब ये जो इतना प्रोसेस इतना अच्छा आप लोग बना रहे हैं, क्या ये क्लास 10th और 12th के लिए सेम रहता है या कुछ डिफरेंसेस हैं इसमें? नहीं, देखिए, क्योंकि हमने पहली बार शुरू किया, हमारे पास हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की, हमने सिस्टम्स डेवलप किए, तो हम लोगों का प्रयास ये था कि हम एक बार इसको लगाएं और 12th में करके कर दें, क्योंकि 12th में हमारे बच्चे कम होते हैं, 10th में हमारे बच्चे ज़्यादा होते हैं। तो हमने कहा कि कम बच्चे जो हैं हमारे उसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं। तो अब की बार हम केवल जो है वो 12th के लिए जा रहे हैं, जहाँ पर कि लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा हमारी आंसर बुक होंगी जो इवैल्यूएट होंगी। 2 करोड़ से ज़्यादा आंसर बुक, लगभग 2 करोड़ आंसर बुक हमारी 10th की होती हैं। तो 1 करोड़ पे अगर हम अपने इसको सक्सेसफुल करेंगे और इस बीच में हम अपने को और अपने सिस्टम को डेवलप करेंगे, जिससे कि किसी भी नंबर की आंसर बुक को हम इस सिस्टम के माध्यम से इवैल्यूएट कर पाएँ। मतलब 10th में अभी भी ऑफलाइन चेकिंग ही है हमारी अभी। अब सर जैसे आपने बताया है कि आप जो भी सिस्टम बनाएंगे हर चीज़ में कहीं ना कहीं स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट रहेगा। तो अगर हम ये सोचते हैं, आपने बताया कि ऑफलाइन चेकिंग के टाइम जब मैं अगर चेक कर रहा हूँ तो मेरी कॉपी आपके पास भी जाएगी, आपकी मेरे पास आएगी, हम दोनों रीचेक करेंगे। अब ऑन स्क्रीन में आप बता रहे हैं कि एक टीचर एक ही बार चेक करेगी। तो जैसे हमारे बहुत बातें होती हैं कि अगर मैं एग्ज़ाम में पहले 3 लाइन सही लिखूंगा, फिर मैं रबिश कुछ भी लिख दूंगा, फिर लास्ट 3 लाइन सही लिखूंगा, तो उसमें उस चीज़ के भी चांसेस बढ़ जाएंगे, ज़्यादा मार्क्स मिलने के? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेंगे होंगे। देखिए, पहले तो ये समझिए कि मैं जब कहता हूँ कि हम एक दूसरे को चेंज करेंगे, तो चेंज करके हम क्या करते हैं, पहले सिस्टम में 20 कॉपी मैं वैलिड करता हूँ, 20 कॉपी आप भी वैलिड करते हैं। जब हमारी कॉपी वैलिड हो जाती है तो मैं अपनी 20 कॉपी आपको दे देता हूँ, आपकी मैं ले लेता हूँ। बिल्कुल। और मैं ये देखता हूँ कि आपने टोटल सही किया है या नहीं किया। ठीक है, आपने सारे क्वेश्चन इवैल्यूएट किए हैं या नहीं किए। ठीक है, ये मुख्यतः मैं ये चीज़ें देखता हूँ। मेरी कॉपीज़ में आप देखेंगे ये। बिल्कुल। अब ये चीज़ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम देख रहा है, तो इसलिए ये यहाँ से ख़त्म हो गया। तो टीचर के पास टाइम ज़्यादा है। अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि मैं 1 लाइन सही लिखूंगा और 4 गलत लिखूंगा और 5वीं सही लिखूंगा और मेरे को मार्क्स मिलेंगे, तो उसको भूल जाना चाहिए कि उसको मार्क्स मिल जाएंगे पूरे के पूरे, क्योंकि जो टीचर हैं वो पूरे प्रश्न को पढ़ेगा। ठीक है, प्रश्न को पढ़ने के बाद वैल्यू पॉइंट्स को ढूंढेगा। अगर वैल्यू पॉइंट्स होंगे तब मार्क्स दिए जाएंगे, अगर वैल्यू पॉइंट्स नहीं होंगे तो मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। ये ऑफलाइन सिस्टम हो या OSM हो, दोनों सिस्टम में पढ़ने के बाद ही जेन्युइन और ऑब्जेक्टिव तरीके से इवैल्यूएशन होगा। कोई अगर ये सोचता है कि मैं एक ही लाइन को 5 बार लिखकर साफ सा लिख के मार्क्स फैच कर लूँगा, तो वो अपने आप को ही केवल जो है डिच कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बट सर अब जैसे दूसरी टीचर जो मैंने कॉपी चेक करी है वो चेक करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, उसकी ज़रूरत खत्म हो गई, ज़रूरत नहीं है। हम उनसे क्या कह रहे थे कि आप देखो टोटल सही है या नहीं है। अब वो तो एलिमिनेशन हो गया, वो तो टोटल तो सिस्टम ने कर दिया हमारा, तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। कोई क्वेश्चन तो इवैल्यूएट होने से तो नहीं रह गया, तो वो हमने सिस्टम से कर दिया। अब कोई क्वेश्चन इवैल्यूएट होने से रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो जब 2 चीज़ें हमारी यहाँ पर ये हो जाएंगी तो हमको बर्डन क्यों देना टीचर्स को। हम वो जो टाइम जो उनका इस चीज़ के लिए जा रहा था और उसके बाद भी गलती हो रही थी, वो जो है अब उनका क्वालिटी इवैल्यूएशन में जाएगा। बट सर इस चीज़ का इसमें स्कोप नहीं बढ़ता है कि अगर मैं टीचर हूँ और आज मेरा मूड अच्छा नहीं है,
तो मैं एक लॉन्ग आंसर पढ़ रहा हूँ और मैंने पहले 2-3 लाइन पढ़े और मेरे को बहुत अच्छा लगा, फिर मैंने चेक करने की जगह पहले ही मार्क्स दे दिए। नहीं नहीं, वो दे नहीं सकते ना। देखिए सिस्टम जो हमारे सिस्टम में क्या है, हमारे सिस्टम में है कि हम मान लीजिए कहते हैं 35 क्वेश्चन हमारे एक प्रश्न पत्र में आए हैं, उसमें पहले 4 क्वेश्चन जो हैं हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। किस तरीके से उसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, बिल्कुल 4 में से एक सही है, तो टीचर को पढ़ना पड़ेगा कि 4 में से कौन सा सही है और सही को मार्क्स देने पड़ेंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो वो मार्क्स देने के लिए उसमें क्या होगा, उसमें लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 1, जो उसकी अवॉर्ड कंप्यूटर पे बनेगी। तो क्वेश्चन नंबर 1, उसके आगे लिखा होगा स्टेप कितने हैं, उसको एक ही स्टेप है, और मार्क्स कितने हैं, उसका 1 मार्क्स हैं। तो वो जो मार्क्स देने की बात होगी वो 0 से 1 नंबर तक दिया जा सकता है करेक्टनेस के ऊपर। 0 होगा, हाफ होगा या 1 होगा। ओके तो क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप है तो या तो 0 होगा या 1 होगा। बिल्कुल। तो वो अगर गलत है तो 0 मार्क्स देगा, अगर 1 करेक्ट है तो वो 1 मार्क्स देगा। तो ये हो गया। अब मान लीजिए मैं कहता हूँ एक क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर का, उस 4 नंबर के क्वेश्चन में हम लोग कहते हैं कि उसको 6 स्टेप लिखने हैं। तो 2 स्टेप आधे आधे नंबर के हैं और एक स्टेप जो 4 स्टेप है वो एक एक नंबर का है। ओके तो ये 6 नंबर हमारे या 5 नंबर हमारे होते हैं, 4 एक एक नंबर के और आधा आधा नंबर के 2 स्टेप, 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया। तो हमारे टीचर को क्या करना पड़ेगा, हर स्टेप के लिए उस क्वेश्चन में हमने लिख रहे हैं, हम मार्किंग स्कीम बनाते समय ये लिख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में कितने स्टेप होंगे, हर स्टेप पर मार्क्स देने पड़ेंगे। तो कोई टीचर पहले क्वेश्चन पर ही सारे मार्क्स दे देगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हमारा जो है जब तक कि वो केसेस सारी नहीं भरी जाएंगी इस सिस्टम में हमारी, तब तक वो कॉपी सबमिट ही नहीं होगी। वहाँ पर मार्क्स होने चाहिए या नॉट अटेम्प्टेड होना चाहिए, ये दो चीज़ अगर होंगी तभी होगा, वरना वो कॉपी इवेल्युएट नहीं हो पाएगी, सबमिट नहीं हो पाएगी। और अगर मेरे पास ये 6 स्टेप्स की जगह मेरे पास आंसर 3 स्टेप्स में है, अगर मैं वो सही आंसर 3 स्टेप्स में प्रूव कर देता हूँ, तो क्या मेरे वो 3 स्टेप्स के मार्क्स वो कटेंगे? नहीं, 3 स्टेप के मार्क्स आपको मिलेंगे, क्योंकि अगर वो कोई क्वेश्चन में हमने कहा कि 5 स्टेप होने हैं तो वो 5 स्टेप चाहिए उसमें। तो 2 स्टेप बच्चे ने मिस किए हैं, नहीं दिए हैं वो, तो वो इन्फॉर्मेशन बच्चे ने हमको नहीं दी, तो हम ये मान के चलते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन बच्चे के पास नहीं है। तो जो 3 स्टेप उसने लिखे हैं उन्हीं 3 स्टेप पर उसको मार्क्स मिलेंगे, बाकी 2 स्टेप पर मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो वहाँ पर वो जो है वो नॉट अटेम्प्टेड लिखा जाएगा या उसको 0 लिखा जाएगा। अगर उसने अटेम्प्ट किया और गलत है तो 0 लिखा जाएगा, और अटेम्प्ट नहीं किया तो नॉट अटेम्प्टेड लिखा जाएगा वहाँ पर। मतलब जहाँ सीबीएसई ने 5 स्टेप्स के लिए स्कोप दिया है मार्किंग स्कीम में, वो 3 स्टेप में हो ही नहीं सकता। वो 3 में हो ही नहीं सकता। ओके बिल्कुल। हमारा प्रयास ये होता है कि अगर किसी प्रश्न को सरल करने के लिए 3 मेथड हैं, तो वो तीनों मेथड वहाँ दिए होंगे हमारे। ओके ठीक है, और उनके हिसाब से हमारी मार्किंग स्कीम होगी। और वो जो केजिंग बनी है हमारी जो ऑन स्क्रीन मार्किंग में, डिजिटल मार्किंग में, वो उसी के हिसाब से है। जब तक हर केस में मार्क्स नहीं होंगे तब तक वो कॉपी सबमिट नहीं हो पाएगी। अगर 32 क्वेश्चन है और 32 क्वेश्चन के मान लीजिए 50 स्टेप हैं, तो वो 50 स्टेप आपको भरने पड़ेंगे, वो सारे के सारे वो देखने पड़ेंगे। ओके बिल्कुल। ये तो सर हमने बात करी स्टेप वाले क्वेश्चंस की। अब जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जहाँ पर लिखा है कि आपको 100 वर्ड्स में लिखना है या 200 वर्ड्स में लिखना है, देखिए उन सब के लिए ना, सारी चीज़ों के लिए जो जहाँ हमने कहा कि अगर 4 नंबर का एक क्वेश्चन है उसमें लिखा कि आप हमको एक मान लीजिए लेटर लिखिएगा, हम लैंग्वेज में बात करते हैं, तो लेटर लिखने के लिए हम केवल कोई कुछ भी लिख देगा, मार्क्स उस पर नहीं मिलने। ओके उस पर उसके कंटेंट पे मिलेंगे, उसके वर्ड के यूजेस पे मिलेंगे, उसके फ्लो पे मिलेंगे। ठीक है, इन सब चीज़ों के होंगे। तो वो स्टेप्स में कन्वर्ट कर कर वहाँ पे लिखा होगा कि आपको 1 नंबर इसके जो कंटेंट है उसके ऊपर देना है, 1 नंबर फ्लुएंसी के ऊपर देना है, 1 नंबर बेटर वर्ड्स यूज करने के लिए देना है, 1 नंबर क्लैरिटी के लिए देना है। तो वो सारे नंबर उसी तरीके से मिलेंगे वो वहाँ पर। एक और कंफ्यूजन जो बच्चों को रहता है कि अगर 100 वर्ड्स हमें अलाउड हैं और हमने 200 वर्ड्स लिख दिए तो हमारे मार्क्स कम मिलेंगे, या फिर हमने 50 लिख दिया तो भी कम मिलेंगे? देखिए, आप कम लिखें या ज़्यादा लिखें, बात उस पर निर्भर ही नहीं है। वो बात मैटर है ही नहीं जो करता। सही है ओके। उस पर मिलेंगे। आप 10 कॉपी भर दीजिए और उसमें आपका कंटेंट जो है रिप्लाई का जो आना चाहिए वो नहीं आया, तो वो 0 मिलेगा आपको। ओके बिल्कुल। आप अगर किसी प्रश्न को सरल कर रहे हैं तो जो कह रहे हैं हम कि 3 स्टेप उसमें होने चाहिए, वो 3 स्टेप होने चाहिए। देखिए, इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। बहुत सारी बार हमारे संपर्क में, हमारी नॉलेज में आता है कि एक बच्चा IIT में या JEE में क्लियर कर लिया उसने और 12th में फेल हो गया। बहुत सारे केसेस होते हैं, कोर्ट में भी जाते हैं, कोर्ट हमारे से आंसर बुक भी मांग कर देखता है।
कोड भी को भी एग्री करता है बाद में जाकर कि हाँ उसने बच्चे ने कुछ लिखा ही नहीं है, सीधा सा फाइनली आंसर लिखा। अगर हम कह रहे हैं कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, उसमें 2 स्टेप आने चाहिए और तीसरा जो करेक्ट आंसर का है, तो हम उसने 2 स्टेप अगर नहीं लिखे हैं और तीसरा लिखा है तो हम तीसरे पर ही जो 1 नंबर है देंगे, पहले 2 जो स्टेप है उस पर मार्क्स नहीं मिलेंगे। Got it. तो 3 में से उसको 1 नंबर मिला। Got it. तो अगर ये 3 में से 1 नंबर मिलके उसके 33% नंबर नहीं आते तो सीबीएसई में तो वो फेल हो जाएगा। Got it. लेकिन अगर वो कंपटीशन में बैठ रहा है तो कंपटीशन में उसको उस आंसर लिखने के ही मार्क्स मिल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव है, तो उसको वो पास हो जाएगा या उसको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। Got it. ठीक है, तो ये डिफरेंस है हमारा। तो हमारे को सीबीएसई में करने के लिए इस स्टेप पर आपको पहुंचना ही पड़ेगा, आपको वो लिखना पड़ेगा, तभी आपको अंक प्रदान किए जाएंगे, अन्यथा अंक जो हैं वो प्रदान नहीं किए जाएंगे। इन शॉर्ट आप ये जेई या कंपेरेटिव एग्जाम्स को कंपेयर मत करिए, ये दोनों बहुत अलग अलग बिल्कुल चीज़ें हैं। अलग हैं। अभी आपने बिल्कुल सही कहा, हमको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्लास 12 के साथ, क्लास 10 के साथ कोरिलेट नहीं करना चाहिए। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बेटर करते हैं और यहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस पुअर होती है। ठीक है, और पुअर इतनी होती है कि जो उन्होंने मेहनत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में की थी, जो क्लियर किया था, वो भी उनका जो है वो ख़त्म हो जाता है। जो एफर्ट्स हैं उनके वो नल एंड वॉइड हो जाते हैं, क्योंकि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो उसको क्वालिफाई नहीं कर पाते, उसको अचीव नहीं कर पाते। गॉट इट सर। आई थिंक अगर मैं अभी क्लास 12th में होता या 10th में होता तो मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करती, क्योंकि ऑनलाइन बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है इन सारे टॉपिक्स को लेकर। अब सर जैसे आपने बताया 3 करोड़ कॉपीज़ होती हैं, ऑन स्क्रीन सिस्टम भी आ रहा है, तो सीबीएसई के पास इतना सारा डेटा कलेक्ट होता है, तो सर कुछ 3 की डिफरेंसेस होते हैं जो टॉपर्स होते हैं उनकी स्क्रिप्ट में और जो लो स्कोरर्स होते हैं उनकी स्क्रिप्ट में। देखिए, हर साल हम लोग जो हैं, जो बेस्ट स्कोरिंग मार्क्स वाली जो आंसर बुक होती हैं उनको निकालते हैं, सब जगह से मंगाते हैं अपने रीजनल ऑफिस से, उनको दोबारा से देखते हैं और हम उनको जो है अपलोड करते हैं। हम लोग जो डिफरेंसेस देखते हैं वो यही देखते हैं कि जो बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट होता है वो बिल्कुल पहले क्वेश्चन से शुरू करता है और लास्ट क्वेश्चन तक प्रश्न पत्र को सरल करता चला आता है। यहाँ मेरा कहने का अभिप्राय ये नहीं है कि आप भी पहले से शुरू करें और लास्ट क्वेश्चन तक लिखते चले आएँ। आप किसी भी सीरियल में दें, ओके जो ध्यान रखने की बात है कि पूरा क्वेश्चन एक जगह पर आप करने का प्रयास करें। ओके ठीक है, क्योंकि आप वीक हो सकते हैं किसी वजह से या कोई और इशू हो सकता है, तो आपको जो क्वेश्चन पहले करना अच्छा लगता है या आप किसी क्वेश्चन को बेटर रिप्लाई कर सकते हैं उसको पहले कर दीजिए, जो भारी है उसको आप बाद में करना चाहते हो आप बाद में कर दीजिएगा। तो ये सीरियल ऑर्डर कहीं नहीं करता। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप हमारी वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर हमारी बेस्ट आंसर्स की आंसर बुक पड़ी होती है हर सब्जेक्ट की। जब आप उन क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको देखने के बाद ये पता चलेगा कि वाकई में बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी है। बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि वो मोती से लिखे हुए शब्द होते हैं, गंदे भी अगर होते हैं तो उसका लिखने का तरीका जो है, जो आंसर देने का तरीका है, वो बिल्कुल 100% करेक्ट है। हर स्टेप को वो टच करता है, हर स्टेप को वो पूरा करता है और तब आंसर पर पहुंचता है। तो उसमें डिफरेंस है। जो अच्छे बच्चे करते हैं, परफॉर्म करते हैं, वो अच्छा करते हैं, जिनकी परफॉर्मेंस कम होती है वो कम होती है। और अभी एक चीज़ और मान लेनी चाहिए हमको ये नहीं मान लेना चाहिए कि सारे बच्चे ही सब कुछ बहुत अच्छा करेंगे या सारे बच्चे ही बेकार करेंगे। हमारा स्टैटिस्टिकली बेल कर्व जो है वो आना चाहिए। ओके हमारे बच्चे कुछ ऐसे भी होंगे जो बहुत पुअर परफॉर्म करेंगे, हमारे कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, एक वैज्ञानिक पद्धति है, उस पद्धति के अनुसार हमारा बेल कर्व मार्क्स का उनका बनना चाहिए, वो मार्क्स का हमारा बेल कर्व बनता है। जब हमारे प्रश्न पत्र बनते हैं तो हम उसमें भी ये ध्यान रखते हैं कि हर बच्चे के लिए कुछ क्वेश्चन होने चाहिए। मान लीजिए मैं बहुत ही पुअर स्टूडेंट हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मेरा 0 ही आना चाहिए। मेरी संभावना ऐसी है जो प्रश्न पत्र में 2, 4, 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको मैं सरल कर पाऊंगा, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो मीडियोकर बच्चा कर पाएगा, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो केवल बहुत इंटेलिजेंट बच्चा कर पाएगा। क्योंकि यहाँ पर भी हमको बच्चे को डिफ्रेंशिएट करना, हर को 100 नंबर नहीं दे देने। हमको बच्चे की जो लर्निंग है, जो बच्चे ने सीखा है, जो बच्चे की नॉलेज है, या और बहुत सारी जो चीज़ें हैं, उन सबको असेस करना है। तो उन सबको असेस करने के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि हम बहुत ही इजी सा पेपर दे दें और फिर उसमें सबके बच्चों के 100 आ जाएं। तो हमको बच्चों को खुश नहीं करना है, हमको बच्चों को रियली में असेस करना है और रियली में असेस करके उनको बताना है ये आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, ये आपकी वीकनेसेस हैं। जो स्ट्रेंथ है उनको और बढ़िया कीजिए, जो वीकनेसेस हैं आप उसमें इम्प्रूव कीजिए। सर बट जब हम ये टेक जनरेशन में आते हैं, एआई है, सब कुछ है, तो क्या ये इम्पोर्टेंट है कि मैं स्टेप्स जानूं
या आंसर जानना इंपॉर्टेंट है? मतलब मेरी कैपेबिलिटी सिर्फ स्टेप्स से पता चलती है अगर मेरे को आंसर भी आता है? देखिए, वो नॉलेज है, आप नॉलेज को कैसे अप्लाई करते हैं। अगर आप नॉलेज को अप्लाई करते हैं तो नॉलेज को अप्लाई करने के लिए आपको वो पूरा पाथ तो जो है फॉलो करना ही होगा, उसके बिना आप उस आंसर पर नहीं पहुंच सकते। ठीक है, तो अगर आप करते हैं तो दो तरीके होते हैं जो सामान्यतः लोग बताते हैं। वो कहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लोगों को तैयारी कराते हैं, एक शॉर्ट फार्मूला देते हैं, उससे में वैल्यू पुट कीजिए, आपको सीधा सर उत्तर मिल जाएगा आपको। ठीक है, हमारे यहाँ पर हमने बार बार क्या कह रहा हूँ कि पूरी जर्नी हमको देखनी है बच्चे की। तो जब हमको पूरी जर्नी देखनी है तो हमको वो चाहिए। यहाँ पर हम कंपटीशन की बात नहीं करें। अगर कोई बच्चा प्रॉपर नॉलेज नहीं रखता, ठीक है, तो वो वहाँ पर परफॉर्म हमारे यहाँ पर नहीं कर पाएगा। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निकलेगा, लेकिन उसके बाद की भी आप देखिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अगर कोई बच्चा निकल कर आ जाता है तो उसको अपनी हायर स्टडीज़ में दिक्कतें आती हैं, उसको जीवन में दिक्कतें आती हैं। बहुत सारी स्टडीज़ ऐसी हैं, बहुत सारी न्यूज़ आपको देखने के लिए मिलेंगी कि बच्चा गया और उसको डिप्रेशन हो गया, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में गया और वो कह रहा मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो क्लियर कर लिया उसने, लेकिन वहाँ पर जो जो पूरा प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसके पास वो नॉलेज नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। ओके सर, अब बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें दो होते हैं क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन है और दिस क्वेश्चन। अगर मैं एज अ स्टूडेंट एक क्वेश्चन गलत लिखता हूँ और वाला क्वेश्चन का आंसर सही लिखता हूँ, तो मेरे मार्क्स किस बेसिस पर मिलेंगे? देखिए, अभी तक जो हम लोग करते हैं वो ये करते हैं कि अगर बच्चे ने पहला लिखा और वो गलत है और उसके बाद दूसरा लिखा वो सही है, तो हम दूसरे पर उसके मार्क्स अवॉर्ड कर देते हैं। ठीक ओके। है, क्योंकि पहला उसने लिखा और वो गलत था। तो ओके। हम ये मानते हैं कि बच्चे ने दूसरा तभी अटेम्प्ट किया जबकि उसको था कि मेरा पहला जो है वो गलत है। लेकिन जब हम ओएसएम में आएंगे तो इन सब चीज़ों को रिफाइंड करेंगे हम लोग आगे ओके। जाकर, और उसमें पूरा वो लॉजिक बनेगा जिसमें कि जो बच्चा है वो एक प्रश्न को एक ही बार देगा। अगर उसने उसको काटा है तब सही है, अगर नहीं काटा है तो उस जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इन सब के लिए बनेंगे, उसके हिसाब से उसके मार्क्स जो हैं उसको अवॉर्ड किए जाएंगे। इस बार कैसा होगा सर? इस बार जो भी वो करेगा, जो दो में से अगर एक सही है, ओके, सेकंड तो वाला उसको सही है, माना तो हम जाएगा। उसको करेक्ट मान लेंगे। और जैसे इतना सारा आप लोग डेटा आता है तो आपको बहुत फीडबैक भी मिलता होगा टीचर से, तो मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे एग्जाम हॉल के अंदर करते हैं? जो मुझको महसूस होता है वो ये होता है कि वो फोकस वहाँ पर भी नहीं करते बच्चे, वो लिखने का प्रयास नहीं करते। ठीक है, और वो मिस्टेक वहाँ पर इस तरीके से फिर कमिट करते हैं। ठीक है, उनको होना क्या चाहिए, मुझको महसूस होता है जो 15 मिनट हमने पढ़ने के लिए दिए, उनको कंसंट्रेट कर कर फोकस कर कर उसको पढ़ना चाहिए। ओके। एक प्लान अपने मन में बनाना चाहिए कि मैं किस तरीके से क्वेश्चंस को रिप्लाई करना शुरू करूंगा, और उसको पहले से शुरू कर कर लास्ट तक जो भी उनका प्लान है उसके हिसाब से उसको करते चले जाना चाहिए। ओके। बाद में उनको ये चेक कर लेना चाहिए कि मेरे प्रश्न पत्र में 10 प्रश्न थे, मैंने 10 के 10 का आंसर कर दिया या नहीं किया। उसके बाद उनको ये भी चेक कर लेना चाहिए कि जो प्रश्न मैंने लिखे हैं उनके उत्तर सही लिखे या नहीं लिखे। कई बार ऐसा होता है कि हम 2 और 2 5 करते रहते हैं और हमको पता ही नहीं चलता कि 2 और 2 4 होता है। हम अपने, क्योंकि हमने लिखा है तो उसको हम 2 और 2 5 ही कर करते रहते हैं। तो जब हम रिवाइज करते हैं तो वो चीज़ें हमारी करेक्ट हो जाती हैं। ओके, सो ये तो सर एग्जाम हॉल के अंदर की चीज़ें थी। जनरली जो एज सीबीएसई या आपने इतने सालों के एक्सपीरियंस में देखा हो, 3 सबसे बड़ी गलतियां जो बच्चे बोर्ड एग्जाम्स के ड्यूरिंग करते हैं? पहली चीज़ तो ये कि वो लास्ट मोमेंट पे जाकर पढ़ने का प्रयास करते हैं, जो कि मेरा मानना है सही नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन का रिप्लाई करने का प्रयास करते हैं, वो भी सही नहीं है। मतलब? मतलब वो सीधा सा उन्होंने जो 4 स्टेप थे वो नहीं लिखे, 2 ओके। स्टेप या एक ही स्टेप लिखा ओके। उन्होंने, वो किया, इसलिए वहाँ पर उनको जो है दिक्कत होती है। ओके। तीसरी चीज़ ये कि वो बच्चे अपनी क्लास टीचर्स के टच में नहीं हैं, उनको सिस्टम से अवेयर नहीं होते हैं, और वो वहाँ पर फिर वो मिस्टेक करते हैं। तो ये मुख्यतः 3 चीज़ें हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं। अगर कोई हमको अप्रोच करता है, बच्चा कोई प्रॉब्लम लेकर आता है, तो वो उससे पता चलता है कि उनको इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन नहीं है, और वो एक अपनी अलग दुनिया में, जहाँ पर उन्होंने जिससे भी सीखा, जिससे भी उसको लर्न किया, उस तरीके से वो परीक्षा देना चाहते हैं। जबकि परीक्षा देना, परीक्षा का कंडक्ट होना, वो एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड मैनर की एक्टिविटी है वो। ठीक है, तो बच्चों को उन सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए परीक्षाओं में बैठना चाहिए और परीक्षाओं के उत्तर लिखने चाहिए। अब
एक और बहुत ज़्यादा, अब मेरा एक कज़न है वो 12th में है अभी, तो वो मेरे को बताते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। तो वो बोलते हैं, कोई कहता है सैम्पल पेपर ज़्यादा ज़रूरी है, कोई कहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा ज़रूरी है। जब मैं 12th में था मैं भी बड़ा कंफ्यूज, हम सब कुछ करते थे। तो फ्रॉम CBSE's पर्सपेक्टिव व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस? What I am saying away to you, it is not the CBSE perspective. ओके। CBSE's responsibility is to conduct the assessment या। by providing the question paper and getting the करेक्ट। answer book evaluated. ये जो पार्ट आता है ये बच्चे का सोच है केवल ओके। कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर है या गैस पेपर है या कुछ और चीज़ है। मेरा कहना ये है, मैं बार बार ये कहता हूँ कि अगर एक चैप्टर है मैंने उसको समझ के पढ़ा तो उसमें वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, उसमें फिल इन दी ब्लैंक्स का क्वेश्चन हो, उसमें वो ज़्यादा का क्वेश्चन हो, वो असर्टिव और रीजनिंग का क्वेश्चन हो, वो ऐसे टाइप क्वेश्चन हो, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो किसी भी चीज़ पर बच्चे को नहीं जाना चाहिए। ओके। उसको केवल प्रयास ये करना चाहिए कि जो मैंने पढ़ा है उसको पूरे को पढ़ा है और उसको सही से पढ़ा है और मैं उस सब चीज़ों को रिप्लाई कर सकता हूँ उस पर। ठीक है, मेरे को उस पूरे चैप्टर की नॉलेज है। उसके बाद किस तरीके का प्रश्न आएगा, कहाँ से आएगा, मुझको सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद वो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है या जो कहीं और कोई बुक मार्केट में अवेलेबल है वो है, उसको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। किसने कहा इतनी स्ट्रेस लेके जाओ आप परीक्षा के कक्ष में? आप साल भर अपने आराम से 2-3-4 घंटे लगा कर पढ़ो और अपने मस्ती से जाओ और परीक्षा देकर आओ। मतलब ये फिर से मैं सबके लिए क्लियर कर दूं कि आप सिर्फ कंटेंट पर ध्यान दीजिए, समझने पर ध्यान समझने पे दीजिए। ध्यान दीजिए। वो एनसीईआरटी हो, सैम्पल पेपर हो, बिल्कुल। प्रीवियस ईयर हो, XYZ कुछ भी हो, कुछ उससे भी हो। फर्क नहीं पड़ता। मेरा कहना है आर्किमिडीज प्रिंसिपल अगर आपको आता है उस पर कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, तो आपको उसका जवाब दे सकते हैं। अगर आपको अपने पूरा समझा हुआ है, पूरा आपको पता है, तो उस पर जवाब देने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और सर अब मैं एज ए स्टूडेंट, अगर मेरा एग्ज़ाम के मार्क्स आ गए बोर्ड एग्ज़ाम के और मुझे लगता है कि मेरे मार्क्स कम आए हैं जितना मुझे एक्सपेक्टेड था, तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, मुझको महसूस होता है सीबीएसई उन बहुत सारे बोर्ड में से एक बोर्ड है और बहुत कम बोर्ड हैं ऐसे जो कि लगभग मैं ये कहता हूँ कि हम कहते हैं कि पहले आप परीक्षा दीजिए, आपकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन या आंसर बुक जो है हम इवेल्युएट करेंगे, आपको रिजल्ट बताएंगे। उसके बाद अगर कोई इस एम्बिग्यूटी में या इस संशय में जी रहा है जो आपने कहा कि मेरे की जो परफॉर्मेंस थी उसके हिसाब से मार्क्स नहीं है, संभावना हो सकती है, इतना बड़ा सिस्टम जब काम कर रहा है तो कहीं मिस्टेक हो सकती है, तो हम बच्चे को सबसे पहले उसकी आंसर बुक दे देते हैं, ओके। उसकी मार्किंग स्कीम दे देते हैं, उसका क्वेश्चन पेपर हम उसको दे देते हैं। हम कहते हैं तुम आप अपने आप चेक कर दो इसको और हमको बताओ कि प्रॉब्लम क्या है। कहीं टोटलिंग मिस्टेक है तब आप हमको बताओ, कहीं अगर आपको लगता है कि मेरे क्वेश्चन में 4 नंबर मिलने चाहिए तो 2 मिले तो आप हमको बताओ। तो जो आप हमको बताएंगे हम उसके ऊपर एक एक्सपर्ट ग्रुप बैठाएंगे, वो एक्सपर्ट ग्रुप आपकी बात को ध्यान में रखते हुए उसको डिसाइड करेगा और जो डिसाइड करेगा वो मान्य हो जाएगा हमारा। और इसकी टिपिकल टाइमलाइन क्या रहती है सर? जैसे मैं आज अपना अप्लाई करता हूँ रीचेकिंग के लिए, तो मुझे कितने टाइम में मेरा देखिए, पेपर मिलता है? इस बार 2 तरीके का रिवैल्यूएशन होगा या वेरिफिकेशन होगा। एक ऑन स्क्रीन मार्किंग वाला 12th के लिए ओके। और एक जो है 10th के लिए। तो 10th के लिए जो हमारी पॉलिसी बनी है वो सेकंड एग्ज़ाम के बाद हम उसका वेरिफिकेशन का शेड्यूल निकालेंगे, ओके। क्योंकि वहाँ पर कॉपी स्कैन बाद में करनी पड़ेगी तो वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा समय। वहाँ पर वेरिफिकेशन जो एडिंग की गलतियाँ हैं वो हो सकती हैं, तो वहाँ पर हमको समय ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर 12th में क्या होगा कि हमको बहुत सारा समय देने की ज़रूरत नहीं लगेगी। पिछले सालों से जो समय लगता था उससे कम समय में हम इसको समाप्त कर लेंगे। आप अभी देखिए, हमारी परीक्षाओं का जो कार्यक्रम शुरू होता है वो 1 जनवरी से शुरू हो जाता है। 1 जनवरी से हमारे प्रैक्टिकल्स, इंटरनल असेसमेंट शुरू हो जाते हैं। ठीक है, हमारे फिर 11 अप्रैल 10 अप्रैल तक हमारे एग्ज़ाम चलते हैं। फिर 20-22 मई तक हमारा रिजल्ट निकलता है, मान लीजिए पुराने सिस्टम में मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद फिर हम वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, फिर रिवैल्यूएशन के लिए जाते हैं, फिर जो है हम उसके जो भी रिजल्ट होता है उसके बाद हम कंपार्ट एग्ज़ाम के लिए जाते हैं। तो हम लोग जो है अक्टूबर तक चले जाते हैं। तो जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का ये सिस्टम सारा हमारा चलता रहता है। अब हमारा OSM आने से और दूसरे इम्प्रूवमेंट की जो हमने अपने सिस्टम्स में किए हैं उनसे मुझको लगता है कि 12th में ये पीरियड हमारा कम हो जाएगा, हम इन काम को जल्दी निपटा पाएंगे। जब अगले साल हम 10th को भी OSM के लिए जाएंगे तो वहाँ पर भी हमारा समय कम लगेगा। और
जो बच्चे को दिक्कत होती है एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो उसका जब उसको लगता है कि मेरे मार्क्स कम हो रहे हैं और मैं वेरिफिकेशन के लिए या रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, उसमें टाइम लगेगा, तो वो जो जो चिंता वाली स्थिति होती थी, जो परेशानी बच्चे को होती थी, वो सब एलिमिनेट हो जाएगी, वो टाइम रिड्यूस हो जाएगा, हम बेटर तरीके से अपने बच्चों को अपने स्कूल्स को सर्व कर पाएंगे। बट इसका कुछ नंबर ऑफ डेज मेंशन नहीं है कि इतने दिन नहीं, में जब आएगा। हम सर्कुलर निकालते हैं तो सर्कुलर में हम सारी चीज़ों का देते हैं कि लगभग 1 हफ्ता, हम कहते हैं 3 दिन आप अप्लाई कर सकते हैं, ओके ठीक है, उसके बाद 5 दिन में हम आपको आंसर बुक दे देंगे। ओके ये पुराने सिस्टम में। अब नए सिस्टम में तो आप अप्लाई करिए, जो आज हमको अप्लाई करेगा रात को हम उसको भेज देंगे, ओके कोई दिक्कत ही नहीं, हमारा टाइम लेके नहीं, हमारे पास स्कैन कॉपी पड़ी है, बिल्कुल। फ़ौरन उसको उसके अकाउंट में हम उसको कॉपी को, आंसर बुक को, जो स्कैंड है आंसर बुक है हमारी और जिस पर मार्क्स लिखे हुए हैं सब कुछ है, वो उसको मिल जाएगी। मतलब शायद आते आते 5 सालों में सीबीएसई भी ब्लिंकिट जेप्टो की तरह 10 मिनट में आपकी कॉपी दे बिल्कुल, देगी। आपने मेरे मुंह की बात कही। हम कहते हैं कि हम कोई भी अपनी सर्विस वो 5 मिनट में क्यों नहीं दे सकते। हम उसके लिए सिस्टम तैयार कर रहे हैं, बिल्कुल। हम उसके लिए अपना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, हम उसके लिए अपने जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उनको चेंज कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी को लेकर आ रहे हैं, हम लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ा रहे हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारे लोग जो हैं, जो पहले काम किसी काम को 1 घंटे में करते थे, वो उसको 45 मिनट में और आधा घंटे में करना शुरू करें, और ऐसा आए एक समय कि वो वाकई में 10 मिनट में हम कर पाएँ, या हम उन जो प्रॉब्लम्स जो होती हैं उन प्रॉब्लम्स को हम एलिमिनेट कर दें। दूसरे तरीके से हम कहेंगे कि अगर गलती कहीं टोटलिंग में हो रही है तो वो गलती क्यों हो उसको ख़त्म कर दिया जाए बिल्कुल। टेक्नोलॉजी की मदद से, ठीक है। हम अपने टीचर्स को स्ट्रेंथन करें, हम टीचर्स को एक 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 को 5 बार जोड़ने की ज़रूरत ना रहे, बिल्कुल। हम उनको फोकस करें कि कंटेंट क्या लिखा है, बच्चे का असेसमेंट सही से करो, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करो। मतलब हम उसमें चाहते इम्पॉर्टेंट हैं। चीज़ पे फोकस करें, जो बिल्कुल। रेपिटेटिव चीज़ से ध्यान हटता जाए। बिल्कुल। और सर इसकी जो कॉस्ट है, क्या वो भी इस बार रिवाइज्ड है रीचेकिंग की? नहीं, वो देखिए अभी तक तो पुरानी ही है, जब निकालेंगे हम उसको तो देखेंगे, क्योंकि हमने ये सारा सिस्टम शुरू किया है, पहली बार का है, तो हम सारी प्रिकॉशन लेके चलेंगे, हर तरीके से ये देखकर चलेंगे कि हमारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो और ये हमारा सिस्टम 100% सक्सेसफुल हो, ठीक है। उसके लिए प्रयास करेंगे। तो वो अभी सारे ऑप्शन ओपन हैं हमारे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो जो दूर की चीज़ अभी देखने में हमको हो सकता है कि अभी नहीं आती हो, जब हम पास पहुंचेंगे, उस ड्यूरेशन में पहुंचेंगे, तब हम करेंगे, उसको देखेंगे और डिसाइड करेंगे। और सर जब हम रीवैल्यूएशन के लिए देते हैं, क्या सेम एग्जामिनर हमारा पेपर चेक करते हैं या रैंडम किसी के पास भी जा नहीं, सकते हैं? हमको भी नहीं पता होता किसने चेक किया और किसके ओके। पास जाएगा, ये भी नहीं पता होता। और अगर जो ओरिजिनल पेपर था जिस टीचर ने चेक किया और उसमें बहुत गलतियां थी और मेरे मार्क्स बढ़ जाते हैं, क्या वो टीचर को पेनलाइज किया हाँ, जाता है? बिल्कुल, हम लोग पेनलाइज करते हैं, हम नोट करते हैं, ऐसे टीचर्स को वार्निंग लेटर इशू होते हैं, और आईटी सिस्टम के आने के बाद अब हम उनको हर व्यक्ति को पिन पॉइंट कर पाएंगे हम। ओके। आईटी का एक फ़ायदा ये भी है कि टीचर्स को हम जो है टेक्नोलॉजी की मदद से स्ट्रेंथन करेंगे कि वो गलती ना करें, और अगर करें तो हम उसको पता कर पाएँ, और जब हमको पता चलेगा तो गलती क्या है, हम कोशिश करेंगे कि उनको वो ट्रेन करें जिससे कि वो फ्यूचर में ज़ीरो एरर के लिए काम कर पाएँ। हमें नम्रता मैम ने बताया था, जो कि 20 ईयर से बोर्ड एग्ज़ाम चेक कर रही हैं, कि जब भी कुछ किसी बच्चे के मार्क्स कम रह जाते हैं ऑफलाइन चेकिंग में, तो वो हेड एग्जामिनर से बात करके कहीं ग्रेस मार्क्स की बात करके कुछ ना कुछ मैनेज करते हैं। अब सर जब ऑन स्क्रीन मार्किंग का सिस्टम आ गया है, तो उसमें ग्रेस मार्क्स का कैसे होगा? देखिए, ग्रेस मार्क्स का कहीं कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो एचई से कहेंगे और उसके करेंगे, ठीक है। ओके। हमारी इवैल्यूएशन का तरीका क्या है? हमारी इवैल्यूएशन का तरीका ये है कि जो क्वेश्चन पेपर है हमारा, उसकी हम मार्किंग स्कीम बनाते हैं। जिस दिन हमारा एग्ज़ाम होता है उस दिन क्वेश्चन पेपर के ऊपर बहुत सारे एक्सपर्ट बैठकर उसके बारे में हमको बताते हैं कि वो क्वेश्चन पेपर सही है, नहीं है, कोई गलती तो नहीं है। अगर कहीं कोई कमी होती है तो वो हमको नोट की जाती है, बताया जाता है। फिर हम सारे स्कूल्स को, बच्चों को कहते हैं, हमारा ऑनलाइन सिस्टम है कि अगर आपको पेपर में कहीं कोई गलती नज़र आई है, कोई इशू है, तब आप हमको इंटीमेट कीजिए। ओके। इन सब चीज़ों को इकट्ठा कर कर हम एक अपने एक्सपर्ट्स के ग्रुप को देते हैं, जो इनकी मार्किंग स्कीम को रिवाइज करता है, बनाता है, फाइनल करता है। और जो इवैल्यूएशन होता है वो उस मार्किंग स्कीम के हिसाब से होता है, ठीक है। तो अगर मार्किंग स्कीम में बच्चे को 2 नंबर दिए जाने तो 2 ही नंबर दिए जाने हैं, उसमें कहीं नहीं लिखा होता कि आप ग्रेस मार्क्स दे दीजिए इसको या ना दीजिए, इवैल्यूएशन इजी कर दीजिएगा या इवैल्यूएशन डिफ़िकल्ट कर दीजिएगा। वो बच्चे की जो परफॉर्मेंस है, मार्क्स उसको परफॉर्मेंस के हिसाब से दिए जाते हैं। ग्रेस मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट हमारा
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं, 10th-12th के एग्जाम में होता है या स्कूल के एग्जाम में होता है। वो ग्रेस मार्क्स का कॉन्सेप्ट क्या है? ग्रेस मार्क्स का कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमारे क्लास 10th और 12th के या स्कूल के एग्जाम होते हैं, हमारा एक प्रयास होता है कि बच्चा 33% के जो बार है उसको टच करे और वो पास हो जाए। ओके, ठीक है, अगर उसने कोई गलती भी की है तो वो ठीक है, वो नेगलेक्ट कर देते हैं हम, उस पर हम उसको नेगेटिव मार्क्स नहीं देते, हम 0 दिया और हमने उसको असेस कर लिया। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में डिलीशन मेथड होता है कि 50 लोग बैठे हैं, 50 में से सबसे अच्छा कौन है, Correct. उसके लिए जो गलती करेगा उसको पनिश करते चले जाएंगे, तो वहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, तो जब नेगेटिव मार्किंग होती है तो जिस बच्चे ने सबसे कम गलती की वो बच्चा सबसे ऊपर होगा और वही बच्चा सबसे अच्छा है तो वो मेरिट में सबसे ऊपर आ जाएगा। 10th-12th में या स्कूल के एग्जामिनेशन में हमको बच्चे को ऊपर नहीं लाना, उसकी जो नॉलेज है उसके बारे में हमको बताना है। अब अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ 33 नंबर किसी को पास होने के लिए 100 का अगर थ्योरी है 33 नंबर चाहिए और वो 32 उसके आते हैं, 1 नंबर से रह जाता है, तो वो 1 नंबर से रहने का मतलब ये नहीं है कि उस बच्चे को नहीं पता। तो वहाँ पर एक हाई पावर कमेटी बैठती है और वो बैठती है और वो देखती है कि नहीं, हम इस बच्चे 1 नंबर से, हमारे 500 बच्चे फेल हो रहे हैं तो इनको हम पास कर देते हैं, 1 नंबर देते हैं। ओके, क्योंकि वो नंबर 1 जो नंबर है वो ऐसा भी हो सकता है कहीं कि जब इवैल्यूएशन किया जा रहा हो तो कहीं कोई इशू हो, बच्चे ने नॉलेज भी थी वो नहीं लिख पाया हो, कुछ भी हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है। मैं कहता हूँ 100% करेक्ट भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पर एकेडमिशियंस बैठकर ये कोशिश कर सकते हैं, ये तय कर सकते हैं कि हम 1 नंबर देते हैं, पास करेंगे। तो हेड एग्जामिनर का ना पहले था और ना आज हमारे सिस्टम में है। तो कोई भी इवैल्यूएशन के समय पर ग्रेस देने की बात जो है वो केवल मिथ्या है, सही नहीं है। अगर वो कहीं कुछ होगा तो वो बोर्ड के स्तर पर होगा। ओके। और बहुत बार ऐसा भी हुआ है एग्जाम्स में कि सीबीएसई की तरफ से गलत क्वेश्चन प्रिंट हो जाता है या ऐसा कुछ होता है, तो फिर उसमें बहुत सारे हमें ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आप गलत क्वेश्चन में कुछ भी लिख देंगे तो मार्क्स मिलेंगे, अगर छोड़ दिया तो नहीं मिलेंगे। नहीं, मैं कहूँगा ये मिथ्या है। ओके, गलत है ये बात। आप हमारे बच्चों का एडमिट कार्ड उठाकर देखिए, उसमें एक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। वो इंस्ट्रक्शन ये है कि अगर क्वेश्चन पेपर में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो सीबीएसई अपने जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से उसके हिसाब से उसको एड्रेस करेगा। ओके, ठीक है, अगर मैं ये कहता हूँ किसी वजह से कोई क्वेश्चन जो है गलत प्रिंट हो गया या मिस प्रिंट हो गया, इतनी सारी प्रिंटिंग हो रही है, या लाइट प्रिंट हो गया, बच्चों को पढ़ने में नहीं आ रहा, ठीक है, तो वो हमको तो पता है ना, उसमें बच्चे की तो गलती नहीं है। बिल्कुल। हम कह रहे हैं वो अगर 1 नंबर का क्वेश्चन था तो हम क्या कर सकते हैं, वो अगर, और पेपर मैक्सिमम मार्क्स जो थे 100 थे, तो या तो हम क्वेश्चन पेपर को 99 का बना दें और 99 से वैलिड करके उसके 100 से बढ़ा दें, या हम कहें कि 1 नंबर ही हम सबको दे देते हैं क्योंकि कोई पढ़ नहीं पाया इसको। तो ये बड़ा अलग तरीके का सिस्टम है जहाँ बच्चे का जो फ्यूचर है, जो डिसीजन बोर्ड का होता है, वो बच्चे के फेवर में होता है, जो छात्र के फेवर में होता है। तो उस 1 नंबर को घटा देने से सब लोगों में, या 1 नंबर को कम कर देने से बच्चों की इंटेलिजेंसी पर कहीं कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता आप कुछ लिखेंगे या खाली छोड़ेंगे, अगर ऐसा होगा तो सीबीएसई सबको इक्वल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जो डिसीजन होगा वो कॉमन होगा और वो सबके लिए एप्लीकेबल होगा। और अब जैसे हम पास और फेल की बात कर रहे हैं, तो सीबीएसई के बोर्ड्स में कितने बच्चे फेल होते हैं, कितना कॉमन है बच्चों का फेल होना? देखिए, क्लास 10th और 12th की अगर हम बात करें तो बच्चे फेल होते हैं, लेकिन हमारा सिस्टम बहुत बढ़िया है। सरकार ने, सारे लोगों ने मिलकर एक सिस्टम जो डेवलप किया है वो बच्चे को लर्निंग के लिए, पढ़ाई के लिए सपोर्ट करता है। क्लास 12th में 5 सब्जेक्ट लेने अनिवार्य हैं। अगर 5 में से बच्चा एक सब्जेक्ट में मार्क्स, क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ला पाता है तो उसके लिए सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन है। ठीक है, 12th के बच्चा 15 जुलाई को सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होगा, वहाँ बैठे उसको पास करे और वो अगली क्लास के लिए चला जाएगा। 10th में ये 2 सब्जेक्ट में है, ठीक है, तो 2 सब्जेक्ट के लिए जो सेकंड एग्ज़ाम होगा, अगर 2 सब्जेक्ट में वो बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पाता है, फेल हो जाता है, तो वो वहाँ पर बैठ सकता है, अपने को इम्प्रूव कर सकता है और पास हो सकता है। विशेष बात जो आपने कहा वो ये कहा कि हमारे जो बच्चे हैं वो कितने फेल होते हैं। तो फेल होने वाले बच्चों का नंबर अगर हम देखेंगे, वो जब हम 43-44 लाख बच्चों की बात करते हैं तो वो होता 1000 में है, लेकिन जब हम उसको परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं तो वो बहुत कम बच्चे हमारे होते हैं। आपने जैसे देखा 93-94% हमारा रिजल्ट मान लीजिए अगर 10th का है, तो 94 है तो 16% बच्चे या तो उनकी कंपार्टमेंट आई है जो कि कंपार्टमेंट में जाके क्वालिफाई कर लेंगे, 6%, नहीं, हाँ सॉरी 6%,
तो 6% जो बच्चे हैं, या तो उसमें कुछ की कंपार्टमेंट होगी या कुछ बच्चे फेल होंगे। जो बच्चे फेल होंगे वो अगले साल जाकर फिर उन सब्जेक्ट में, सारे सब्जेक्ट में बैठेंगे। और अगर वो कहीं एक सब्जेक्ट में 12th में और 2 सब्जेक्ट में 10th में, तो वो बैठकर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जो टोटल रिजल्ट के बाद जो हम अपने बच्चों को देखते हैं कि हमने अगर कहा कि 96% हमारा रिजल्ट 10th का है और 87% हमारा 12th का है, तो 13% बच्चे 12th के, और जो 94 अगर हम कहते हैं तो 6% बच्चे हमारे 10th के वो हैं जिसमें कंपार्टमेंट कैटेगरी और फेलियर कैटेगरी दोनों शामिल हैं। Got it. तो फेलियर कैटेगरी अगले साल देंगे और जो कंपार्टमेंट कैटेगरी है वो इस साल देंगे। तो वो भी हमारा जो रिजल्ट है लगभग 35-40%, 50% के करीब आता है सप्लीमेंट्री एग्जाम का, कंपार्ट का। तो एक बड़ा नंबर बच्चों का हमारा पास होता है। ओके। उसका एक और भी रीज़न है, हमारे स्कूल्स बहुत अच्छे हैं, हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, साल भर वो मेहनत करके पढ़ाई कराते हैं। तो 33% मार्क्स लाना किसी बच्चे के लिए बहुत भारी या कठिन बात नहीं है। वो केवल वहीं पर होगा जहाँ की बच्चा बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा अपनी स्टडीज़ पर, और वो जो है उसका मन चंचल है, वो कहीं और लगा हुआ है, पढ़ाई पर फोकस नहीं कर रहा, किसी और चीज़ पर फोकस कर रहा है। उस तरीके की कंडीशन में ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं कि बच्चा एग्ज़ाम ना क्वालिफाई कर पाए। लेकिन हमारे सिस्टम की अच्छी बात यही है कि टीचर्स, स्कूल्स, पेरेंट्स सारे मिलकर मेहनत करते हैं, बोर्ड मेहनत करता है, और वो एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बच्चों को देता है उनके असेसमेंट के लिए, उनको परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए। गॉट इट। सर, अब आपने सप्लीमेंट्री या इम्प्रूवमेंट एग्जाम का बताया, तो इसका क्या मतलब होता है कि मैं कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकता हूँ या ये कैसे होता है? नहीं, देखिए, सब कंपार्टमेंट जब आती है तो हम ये कहते हैं कि 10th में आप 5 में से अगर 2 सब्जेक्ट में 33% मार्क्स नहीं लेकर आ पाए हैं, हाँ जी। तो आप उसी साल इन 2 सब्जेक्ट में बैठ सकते हैं, और अगर आप लेकर आते हैं तो आप उसी साल वो परीक्षा पास कर लेंगे। ओके। लेकिन अगर आप 10th में 3 सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाते तो आपको नेक्स्ट ईयर जाकर वो परीक्षा देनी पड़ेगी, ओके। सारे सब्जेक्ट में देनी पड़ेगी। 12th में अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो आप सप्लीमेंट्री में जाकर एक दीजिए और आप पास डिक्लेयर हो जाएंगे। ओके। अगर एक से ज़्यादा में आप फेल होते हैं तो आप अगले साल जाकर परीक्षा देंगे। अब इसमें आपका एक प्रश्न होना चाहिए कि ज़्यादा सब्जेक्ट में क्यों नहीं दे सकते हम? तो अगर आप देखें, हम कहते हैं 12th में हम एक सब्जेक्ट में केवल सप्लीमेंट्री परमिट करते हैं या कंपार्टमेंट परमिट करते हैं, तो इसलिए 12th का सारा एग्ज़ाम जो है वो एक ही दिन में हो जाता है। ओके। हमारी जो 12th के अभी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, जो बच्चे कॉम्बिनेशन लेते हैं, वो 40,000 से ज़्यादा कॉम्बिनेशन है। तो 17 फरवरी से लेकर 10 अप्रैल तक हमारे 12th के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। तो अगर हमको बच्चों को सारे सब्जेक्ट में बैठने की परमिशन देनी पड़ेगी तो इतनी लंबी परीक्षा दूसरी बार भी होगी। करेक्ट। ठीक फिर है, आगे कॉलेज का आगे फिर वो सब टाइमलाइन काम और सब खत्म हो जाएगा। तो वो एक सिस्टम है, उस सिस्टम के हिसाब से 12th में एक सब्जेक्ट और 10th में 2 सब्जेक्ट में बच्चा बैठ सकता है। 10th में अब की बार जो हमारी सेकंड बोर्ड की परीक्षा हम कह रहे हैं, जिसमें इंप्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटी है, उन बच्चों को भी जो पास कर चुके हैं, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो 4 में से किन्हीं 4 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट में इम्प्रूव करते सकते हैं। और ये 4 सब्जेक्ट हैं साइंस, मैथ, सोशल साइंस और लैंग्वेज। इन 4 में से कोई 3 सब्जेक्ट लेके अपने को इम्प्रूव कर सकते हैं। वो बच्चे होंगे जो कि 10th को पास कर लेते हैं लेकिन फिर भी अपने को बेटर करना चाहते हैं परफॉर्मेंस को। गॉट इट। बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया है सर, मेरे को लग रहा है मैं भी एग्ज़ाम जाके दे सकता हूँ, इतनी क्लैरिटी मिल गई है। अब जैसे आपने बताया कि सीबीएसई के स्कूल्स 20+ कंट्रीज़ में हैं इंडिया के बाहर, तो क्या जो बाहर वाला क्वेश्चन पेपर होता है वो इंडिया से अलग होता है या टफर होता है? नहीं, सब एट पार होते हैं। ओके। ठीक है, कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता। बच्चे बच्चे हैं, जो जब हम एक कोर्स, एक करिकुलम, एक बुक उनको पढ़ाने के लिए दे रहे हैं तो उनका असेसमेंट भी उसी पर होगा। कोई फॉरेन में है या गांव में है, रूरल में है या अर्बन में है, ठीक है, पहाड़ों पर है या प्लेन पर है, बॉय है या गर्ल है, ये सारी चीज़ें इमैटीरियल हैं, असेसमेंट के लिए इमैटीरियल हैं। हमको सारे बच्चों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना होता है, उस लेवल प्लेइंग फील्ड पर हम देखते हैं कि बच्चे की परफॉर्मेंस क्या है। गॉट इट। सर, एक और बहुत ज़्यादा डिस्कशन, डिबेट, आर्ग्यूमेंट होता है ऑनलाइन जो हम अपने कमेंट सेक्शन में देखते हैं, वहाँ सीबीएसई और आईसीएसई के बच्चे एक दूसरे से बहुत लड़ते हैं कि हमारा बोर्ड अच्छा है, हमारा बोर्ड अच्छा है। बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होता है, शेक्सपियर है, XYZ है। तो सीबीएसई बोर्ड्स वर्सेस आईसीएसई बोर्ड्स, इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, मैं कहूँगा दोनों बोर्ड समान हैं, दोनों के सर्टिफिकेट एट पार हैं, इक्वलेंट हैं। क्लास 10th का आईसीएसई का बच्चा हमारे यहाँ पर आकर 11th में एडमिशन ले सकता है, हमारे यहाँ का 10th का बच्चा वहाँ पर जाकर एडमिशन ले सकता है।
उनकी भी एक स्कीम ऑफ स्टडीज़ है, हमारी भी एक स्कीम ऑफ स्टडीज़ है, उनका भी पासिंग क्राइटेरिया है, हमारा भी पासिंग क्राइटेरिया है। तो ये प्रश्न तो हमको भूल ही जाना चाहिए कि वो बोर्ड अच्छा है और ये बोर्ड अच्छा है। दोनों बोर्ड का ऑब्जेक्टिव बच्चों को एजुकेट करना है और उनका असेसमेंट करना है। तो ये लड़ाई बच्चों के बीच में ख़त्म हो जानी चाहिए। दोनों ही जो बोर्ड हैं उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ कॉमन है और दोनों ही बोर्ड बच्चों के लिए काम करते हैं। तो जब दोनों बोर्ड के बीच में कहीं कोई कंपटीशन नहीं है तो बच्चों के बीच में भी ये कंपटीशन नहीं होना चाहिए। बट अगर हम सिर्फ डिफ़िकल्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो सीबीएसई के एग्ज़ाम ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं या आईसीएसई के? देखिए, ये आपकी प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके। ठीक है, ऐसी संभावना हो सकती है कि मैं आईसीएसई का पेपर बहुत अच्छा करूं और सीबीएसई का ना कर पाऊं, मान लीजिए। ठीक है, तो मेरी प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है ये। मैं बार बार कहूँगा कि वो एग्ज़ाम, एक क्वेश्चन पेपर अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर है और वो जो उसका क्वेश्चन पेपर है वो आईसीएसई की तरफ से आए, ठीक है, सीबीएसई की तरफ से आए, किसी और बोर्ड की तरफ से आए, तो मुझको बताइए उसमें अगर किसी चीज़ की डेफिनेशन लिखनी है तो डेफिनेशन है, वो भारी हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, तो वो तो एट पार है। कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हमको बना देते हैं हम लोग, ये बच्चों की लड़ाई से हमको या उनके डिस्कशन से हमको पता चलता है। सर अमेजिंग, मेरे जितने भी सवाल थे मेरे को सबके आंसर्स मिले हैं। अब लास्ट एक रैपिड फायर राउंड है हमारा, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको जल्दी से आंसर करना है। सर क्या मुझे एग्ज़ाम के टाइम पूरा क्वेश्चन आंसर में लिखना होता है, उसके बाद आंसर शुरू करना होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके। आपको केवल लिखना चाहिए क्वेश्चन नंबर 1 और उसका आंसर लिखना शुरू कर देना चाहिए। ओके। बिगेस्ट मिथ स्टूडेंट्स बिलीव अबाउट सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स? मुझे ऐसा महसूस होता है वो बार बार ये सोचते हैं, नहीं हमारे हम बोर्ड के एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो यहाँ बहुत डिफ़िकल्ट है सारी की सारी चीज़ें, जबकि डिफ़िकल्टी जो है, जो प्रॉब्लम है, वो उनकी तैयारी के ऊपर है। तो अगर वो तैयार करेंगे तो सारी चीज़ें आसान होंगी उनके लिए। बिगेस्ट मिथ पेरेंट्स बिलीव अबाउट बोर्ड एग्जाम्स? लगता है कि सारे लोग जो हैं वो पूरा घर बच्चों को तैयारी कराने में लगता है बोर्ड के समय पर। अगर वो साल भर बच्चों की तैयारी कराएंगे तो जो प्रॉब्लम है उनकी और वो जो खाना पीना छोड़ने की जो चर्चाएं हमारी होती हैं, टीवी बंद करने की घरों में चर्चाएं होती हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। वन मिस्टेक स्टूडेंट्स मेक ड्यूरिंग बोर्ड्स? सर्टेनली वो फोकस नहीं करते और जल्दबाजी करते हैं, जो कि उनको नहीं करनी चाहिए। वन बिगेस्ट मिसकंसेप्शन अबाउट बोर्ड चेकिंग? कि हम कुछ भी लिख कर आएंगे और मार्क्स मिल जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वन मैसेज फॉर स्टूडेंट्स करंटली राइटिंग देयर बोर्ड्स? बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है मेरा, सारे बच्चों को अपने पे और अपनी तैयारी पर विश्वास होना चाहिए। विश्वास मानिए आप, मैं आपको फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट का एफिडेविट दे सकता हूँ। हमारे बहुत बच्चे जो हैं वो बहुत प्रतिभावान हैं, केवल उनको जिस समय पर जो काम करना है उस पर फोकस करना चाहिए। अगर उनका पढ़ाई का टाइम है तो उनको पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, सोने का टाइम है तो उनको सोने पर फोकस करना चाहिए, मम्मी पापा भाई बहन के साथ बात करना है तो वहाँ फोकस करना चाहिए, स्कूल का टाइम है तो स्कूल पर फोकस करना चाहिए। अगर वो ये करेंगे तो अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं इतना आशान्वित हूँ कि हमारे देश का, हमारी पृथ्वी का भाग्य हमारे यूथ के हाथ में सुरक्षित है। सर अमेजिंग आंसर्स। अब लास्टली सर, बहुत अभी हमारे वर्ल्ड में बहुत इंस्टेबिलिटी चल रही है और सीबीएसई के बहुत सारे स्कूल्स हैं जो ऐसे ही रीजन्स में आकर करते हैं, तो कुछ एक मैसेज आप उन लोगों को देना चाहेंगे जो उन स्कूल्स में हैं जहां अभी बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे हैं या पोस्टपोन हो गए हैं? देखिए, क्लास 10th के जो बोर्ड एग्ज़ाम हैं हमने मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में अभी उनको कैंसिल कर दिया है। ठीक है, 12th के अभी हमारे जो हैं वो हमने आगे कुछ दिनों तक के और कैंसिल कर दिए हैं। मंडे को हम उसको रिव्यू करेंगे किस तरीके की सिचुएशंस होती हैं। मेरा केवल उनसे कहना ये होगा कि सबसे पहले आप अपने स्वास्थ्य और अपने जीवन का ध्यान रखिएगा, बाकी ध्यान रखने के लिए बोर्ड है। बोर्ड जो भी निर्णय होगा वो बच्चों के हित में करेगा, तो इसलिए उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें सही ढंग से हों, इसके लिए मैं पुनः कहूँगा कि उनका स्वास्थ्य, उनका जीवन वो ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो कक्षाएं हैं, रिज़ल्ट है, ये सब तो काम बोर्ड के द्वारा जो है पूरा कर ही लिया जाएगा। थैंक यू सर। लेट्स होप ये सारी इंस्टेबिलिटी दुनिया से जाए और बोर्ड एग्ज़ाम्स अच्छे से अच्छे हों
और आई होप कि ये आपके सारे आंसर सुन के हर एक बच्चे को जो भी ये सुनेंगे उनको बहुत हेल्प होगी। बिल्कुल। अभी लेकिन मैं अंत में ज़रूर ये कहना चाहूँगा, उन बच्चों को सचेत करना चाहूँगा जो किताब की जगह सोशल मीडिया पे जाते हैं, जो सच्चाई की जगह र्यूमर पर जाते हैं, ठीक है, जो सही की जगह गलत पर जाते हैं, उनको सोशल मीडिया को छोड़ देना चाहिए। ऐसे लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए जो मिसकॉन्सेप्शन की बात करते हैं, जो गलत और भ्रामक प्रचार करते हैं। विश्वास मानिए, मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में ऐसे लोगों के ऊपर सरकार नियम बनाकर कार्यवाही करना शुरू करेगी, ठीक है। तब इस तरीके की जो वातावरण जो क्रिएट होता है, जो बच्चों को टेंशन क्रिएट होती है, जो पेरेंट्स को टेंशन क्रिएट होती है, वो ख़त्म होगी। मेरा पुनः निवेदन होगा पेरेंट्स को, बच्चों को, कि वो बोर्ड के संपर्क में रहें, अपनी क्लासेस अटेंड करें, टीचर से मदद लें, उन टीचर से मदद लें जो टीचर्स स्कूल में पढ़ाते हैं, उन टीचर से मदद लें जिनको कि हम कैपेसिटी बिल्डिंग जिनकी हम करते हैं, जो रोज़ हम चेंज करते हैं, जो साल में कभी हम चेंज करते हैं, वो हम अपने टीचर्स को बताते हैं। ऐसे लोग बहुत सारे होते हैं जो कि किसी प्रोफेशन में ना जाने की वजह से इस सब चीज़ों को अपना प्रोफेशन बना लेते हैं, और उसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा कहना यही है, उनको मेहनत करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए। मिसकॉन्सेप्शन जो फैलाने की जो रीति है या जो प्रयास है, उसको ख़त्म कर देना चाहिए। बिल्कुल सर, शॉर्ट टर्म हमेशा काम नहीं करता है, लॉन्ग टर्म में जो सोचता है और जो करता है वो ही आगे बढ़ता है। ऑन दैट नोट, थैंक यू संयम सर, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू अगेन। Thank you, Abhi. Thank you very much for inviting me again for a very fruitful discussion, which is certainly going to help our students, not in India but abroad also. थैंक यू।